जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के अभी तक के जितने प्रश्न हैं, सबसे लंबी सीरीज आपके लिए लेकर आए हूं। 56 शिफ्ट के सारे प्रश्न, 1400 प्लस प्रश्नों का संग्रह। दोस्तों जो वादा किया है पूरा आपको कंप्लीट दूंगा। दोस्तों महा मैराथन क्लास 10 जनवरी से 2 फरवरी तक जो भी पेपर हुआ है, कंप्लीट प्रश्नों की सीरीज लेकर हेलो शिक्षा आपके लिए आया है। दोस्तों स्पेशल विश्लेषण से जिनका एसएससी जीडी के एग्जाम हो चुका है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, अपने उत्तर मिला लेंगे। जिनका होने वाला है उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एसएससी की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं या अन्य परीक्षाओं में, तो 2023 में क्या है नया पैटर्न, किन पैटर्न पे जो लोग बोल रहे हैं कि परीक्षा टफ हो चुकी है, पता नहीं कहां से प्रश्न आ रहे हैं, तो ये पूरे प्रश्नों को जब आप एक साथ देखेंगे तो आपको एक नया पैटर्न क्या है। अगर आप एसएससी एमटीएस देने जा रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल देने जा रहे हैं, सीजीएल देने जा रहे हैं, इवन आप एसएससी या कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आने वाली परीक्षाओं का लेवल आपको पता चल जाएगा दोस्तों इस सीरीज से। तो जरूर देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आपको बहुत ही सॉलिड वे में ऐसे प्रश्नों का विश्लेषण मैं दूंगा जो आपको अन्य किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। दोस्तों हेलो शिक्षा हमेशा ऐसे स्पेशल विश्लेषण के लिए जाना जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, कैल्शियम सल्फेट और अमोनिया क्लोराइड को मिलाकर क्या बनता है? तो अमोनिया गैस बनती है। दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत स्पीड में करवाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर मैप लगाया हुआ है अमोनिया गैस का, कि यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड मिलाया जा रहा है, और जब इसको गर्म किया गया, हीट किया गया, तो यहाँ पर CaO एक गैस निकलती है, और यहाँ पर जो गैस निकलती है दोस्तों हमें आउटपुट में वह अमोनिया गैस निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य से संबंधित है? पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दोस्तों डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है यह जो है हवाई अड्डा, इसको ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। और एक चीज और, एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ये था। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मतलब हरित जो है एरिया पर आधारित था डोनी पोलो हवाई अड्डा। ईटानगर अगर राजधानी अरुणाचल प्रदेश की, ईटानगर, जहां पर इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। तो ध्यान दीजिए, ये डोनी पोलो का इमेज भी आपके सामने है ताकि आपको चीजें याद हो जाए। दोस्तों परीक्षा एकदम सरल है दोस्तों, केवल आप पीवाई की जो भी प्रीवियस ईयर तो नहीं, प्रीवियस मंथ में कह लीजिए, या फिर प्रीवियस परीक्षाओं में जो पूछे हुए प्रश्न हैं बस उन्हीं को देख करके जाइए। अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं 10 जनवरी से अब तक का, इस पूरी सीरीज को देखिए। आपके जीएस से प्रश्न जाने नहीं दूंगा, हिंदी के प्रश्नों का, जीएस के प्रश्नों का, तथा अन्य जो भी प्रश्न मिले हैं, जो भी मेमोरी बेस्ड महा कलेक्शन जो मुझे मिला है, जो खोज करके, और कहीं ग्रुप से, कहीं चैनल से, तो कहीं बच्चों द्वारा भेजे गए प्रश्न, सब एक साथ करके आपके लिए लाकर रख दिया है मैंने। दोस्तों थोड़ा सा कुछ बच्चे नाराज भी हो रहे थे कि मैं वीडियो जल्दी नहीं ला। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब से जो टाइम पाता हूँ उसी से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आपका सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा हमें। कभी देर हो सकती है लेकिन वीडियो आपके लिए रेगुलर आती रहेगी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। ये भी आप जानते रहिए, और इनका इमेज भी आपके सामने, ये आपके चित्तरंजन दास साहब हैं और ये मोतीलाल नेहरू जी हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? यानी कि कुछ महाराष्ट्र के नृत्यों के बारे में पूछा गया था। तो महाराष्ट्र का नृत्य है लावड़ी, तमाशा, पोवाड़ा, धनगड़ी, गाजा। ये महाराष्ट्र के नृत्य, धनगड़ी गाजा एक ही है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने सारे नृत्यों का, ये देखिए धनगड़ी गाजा है, ये पोवाड़ा नृत्य है, यह तमाशा है, यह लावड़ी नृत्य है। सारे नृत्यों को ध्यान रखिए। लावड़ी, तमाशा, धनगड़ी कई बार पूछा हुआ है, इनको थोड़ा सा आप स्पेशली याद रखेंगे कि महाराष्ट्र के लोक नृत्य लावड़ी, तमाशा, पोवाड़ा, धनगड़ा। आप महाराष्ट्र यानी मुंबई, मुंबई में क्या होता है? तमाशा। बॉलीवुड वाले हमेशा तमाशा करते हैं, तो बस आप ट्रिक बना लीजिए कि हमेशा तमाशा करते हैं और पवाड़ा फैलाए रहते हैं, ये भी ध्यान रखिए आप उनको। और धनगड़ी माने वो धन वाले, उनके पास पैसा है ही है, तो धन दौलत उनके पास है ही है, तो बस इतना। और आपस में हमेशा लड़ते भी रहते हैं, फाइटिंग करते रहते हैं। तो यही सब कुछ अपने दिमाग में इमेज बना करके प्रति चीजों को कोरिलेट करके याद रखिए कि बॉलीवुड वाले हमेशा तमाशा करते हैं और धन कमा लेते हैं, और उनके पास जो है तमाशा करते कैसे है? आपस में लड़ाई करके तमाशा करते हैं। चलिए ये तो रही थोड़ी सी ट्रिक की बात, हंसी मजाक के लिए। फिलहाल मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अधिक से अधिक हो, इसलिए हमारे जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह सबसे पहले जब ये आते हैं तो सन 2014 में, याद रखिए, आते ही मोदी जी, आप इतना याद रखिए, जब मोदी जी 25 सितंबर 14 यानी 2014 में जब ये आते हैं, तो आते ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये स्टार्ट करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत होती है जिसमें महत्वपूर्ण जो है निवेश, निर्माण, ये लोगो लगा हुआ शेर जो है भारत का कुछ आपको प्रतीक दिख रहा होगा, इसका लोगो भी कई बार पूछा है।
मेन मोटो इतना जान लीजिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक योजना लाई थी जिसका उद्देश्य था कि भारत में सभी चीजों का निर्माण हो, भारत जो है बाहर से चीजों को लाए ना, अपने यहाँ इंपोर्ट ना करे, हम सभी चीजों का निर्माण करके एक्सपोर्ट करें और देशों को, और अधिक से अधिक जो है विदेशी मुद्रा का अर्जन करें। यह मेक इन इंडिया है। यह देखिए कोई भाई साहब है मशीन वगैरह से अपना कुछ निर्माण कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना में बिहार की जनसंख्या में कौन सा स्थान था? 2011 की जनगणना में बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान था? तो बिहार का जनसंख्या में दोस्तों जो है तीसरा स्थान था। ये तो रहा आपका छोटा सा प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा विश्लेषण ध्यान दीजिए। जो हमेशा मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं, आपकी परीक्षा में बूस्टर डोज का काम जो करता है। जनसंख्या के थोड़े आंकड़े देख लीजिए। ये मेरी क्लास का स्क्रीनशॉट है जो मैंने जनसंख्या का पढ़ाया है। अगर आप नहीं देखे हो तो हमारे प्लेलिस्ट में पीडीएफ भी मिलेगा आपको, जाकर के वीडियो और पीडीएफ दोनों देख लें। हेलो शिक्षा चैनल पर जनगणना का पड़ा हुआ है। सर्वाधिक सीटें कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 403। तो पॉपुलेशन सर्वाधिक कहाँ मिलेगी? उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ प्लस हो चुकी है। ये तो 2011 का आंकड़ा है, ध्यान दीजिए। सीटें ज्यादा तो जनसंख्या ज्यादा। न्यूनतम विधानसभा सीट कहाँ है? सिक्किम में। तो सबसे कम विधान जो है जनसंख्या कहाँ मिलेगी? तो सिक्किम तो नहीं, मिजोरम में 6 लाख है और सिक्किम दूसरे स्थान पे 10 लाख से है, यह ध्यान रखेंगे। सेकंड नंबर महाराष्ट्र। ये राज्यों की स्थिति दोस्तों बताई गई है, इधर केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति बताई गई है, क्योंकि परीक्षा में पूछता है कि राज्यों में सर्वाधिक कौन है और केंद्र में सर्वाधिक कौन है। केंद्र शासित में यूटी जिसे बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी। तो केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे यहाँ है उनमें दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अगर पूछ दे सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो दिल्ली में। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो 64,000 मात्र लक्षद्वीप में। इसका डिटेल वीडियो पढ़ा है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। जनसंख्या का कोई प्रश्न नहीं छूटेगा उस वीडियो को देखने के बाद। मैं बल्कि कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगा, या फिर मैं उसको प्लेलिस्ट में तो आपको पढ़ा ही, आई बटन पे दे दूंगा ऊपर। कौन सा पंजाब का लोक नृत्य नहीं है? यानी पंजाब के कुछ नृत्यों की बात हो रही है, तो आइए पंजाब के सारे नृत्यों का निपटारा एक साथ कर लेते हैं। पंजाब का लोक नृत्य पुरुष या महिला लोक नृत्यों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, यानी कि मेल लोगों के लिए अलग नृत्य है और फीमेल के लिए अलग नृत्य है। तो आइए देखते हैं क्या है दोनों का सिस्टम, मेल फीमेल के लिए जो इसको डिवाइड किया गया है। जहां भांगड़ा, झूमर, लुड्डी, जूली, डंकरा और धूमल पुरुष का लोक नृत्य है। ये सब किसके नृत्य हैं दोस्तों? ये मेल है, ये मेल पैटर्न पे चलते हैं। इसके बाद जबकि सम्मी, गिद्दा, जागो, किकली महिला लोक नृत्य है, यानी फीमेल पैटर्न पे चलते हैं। अब यही प्रश्न पूछेगा इतना डीप जा करके, दे देगा कि गिद्दा, आप भांगड़ा गिद्दा खूब रटे हैं, अब पूछ दिया कि भांगड़ा पुरुषों की शैली पर आधारित है कि महिलाओं पर, मामला फिट। तो ये देखिए फिलहाल यहाँ पर महिला पुरुष दोनों इंजॉय कर रहे हैं। भांगड़ा तो आप जान ही रहे हैं, भांगड़ा बहुत मजेदार नृत्य है। चलिए, जो कुछ नहीं कर पाता है भांगड़ा करता है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल एक बहुत बड़ी नृत्यांगना है। आइए देखिए इनका संबंध, इनके बारे में पूरा फैक्ट। इस बार परीक्षा में यह प्रश्न कई बार रिपीट किया है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है दोस्तों, इनका जो है 29 फरवरी 1904 जन्म होता था, 24 फरवरी 1986 मृत्यु जो है। प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम, इनका संबंध भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम में भी एक विशेष तरह का जो है भक्ति भाव वाला जो पोर्शन था, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरह से काम किया, जो है अपनी परंपरा को आरंभ किया। इनको कला के क्षेत्र में 1956, यह पॉइंट देखिएगा, मैं केवल की पॉइंट को हाईलाइट करूंगा कि 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी जिन्हें भरतनाट्यम में भक्ति भाव भरा नृत्य की अपनी परंपरा को आगे ले गई, तथा 1956 में 1956 में रुक्मिणी देवी अरुंडेल को पद्मश्री मिला। कई बार मेरे बोलने का तात्पर्य है कि आपको याद हो जाए। 1956 में पद्म भूषण इनको मिलता है, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों आप, पद्म भूषण। तो यह है रुक्मिणी देवी अरुंडेल। ये देखिए, नहीं देखने का समय है दोस्तों, वीडियो को ऑडियो पे लगाकर सुनिए। आप वीडियो को चला दीजिए, आप पढ़ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, कुछ भी, आप स्टूडेंट कुछ भी कर रहा हो, खाना बना रहे हैं, शाम को कपड़े धुल रहे हैं, या फिर आप कुछ भी मतलब बैठे हुए हैं, आप वीडियो को चला दीजिए, ईयरफोन लगा के चलिए, मतलब कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, सुनिए पूरे ऑडियो। एक तरह से आपकी ऑडियो बुक ही तो मैं आपको दे रहा हूँ, ऑडियो फॉर्म में पूरा प्रैक्टिस सेट। आप अपने खाली समय का पूरा सदुपयोग करिए, और अगर देखते हैं तब तो बहुत ही बेटर है। विजुअल्स भी लगा रखा हूं। चूना पत्थर और संगमरमर किसके बने होते हैं? चूना पत्थर, संगमरमर और चाक, इनके बारे में देखिएगा। यह यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। क्या क्या? एक चूना पत्थर,
संगमरमर और चाक की बार बार पूछता है, तो ये CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो ये एक चट्टान है। तो कुछ चट्टानों के बारे में जान लीजिए। चट्टानों के बारे में, पहली चट्टान हमारी जो मौलिक चट्टान होती है, मूल चट्टान, आग्नेय चट्टान। उसके बाद अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। कहेंगे ये क्या बवाल है, मैं बता देता हूँ। पृथ्वी के गर्भ से दोस्तों जब लावा निकलता है, आप देखेंगे कि जब यहाँ से लावा निकलता है, तो जब पृथ्वी के गर्भ से लावा निकलता है ज्वालामुखी उद्गार से, तो जब तपता हुआ मैग्मा यहाँ आपके बाहर आता है, तो यह सबसे पहले जब ठंडा होता है तो इस तरह से जो है यह फैल करके आग्नेय चट्टान बनता है। यह कौन सी चट्टान बनता है? आग्नेय चट्टान। इसको एक बार आप समझ लीजिए, हमेशा आपको समझ में आएगा। आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है और यह आग्नेय चट्टान टूटते फूटते इसके जो है धूल कण ऐसे विखंडित होते, एक समय बाद जो है यह कई तरह की चीजों में विखंडित होती है और इसमें कुछ पेड़ पौधे, जंतु, मरे सड़े जीव, समुद्रों में तमाम तरह की चीजें बहकर, नदियों में जलों द्वारा काट पीट कर तो अवसाद बन जाता है। तो इस चट्टान को अवसादी चट्टान कहा जाता है। और यही अवसादी चट्टान दोस्तों जब काफी लंबे समय तक ताप को, किसको? ताप को, दाब को, इन सब चीजों को झेलते झेलते एक नए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसे रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। यह चट्टानों का लाइफ सर्किल है कि पहले आग्नेय चट्टान, फिर अवसादी चट्टान, फिर रूपांतरित चट्टान। अब अगर पूछता है कि जीवाश्म किसमें है, तो हमेशा जीवाश्म मैंने बताया कि सड़ा गला टूटा फूटा पेड़ पौधा जीव जंतु तो इसी अवसादी में रहेगा। तो इस अवसादी में क्या होता है? इस अवसादी में जीवाश्म की मात्रा होती है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। और रूपांतरित तो काफी लंबे समय तक, जैसे हीरा है, कार्बन है आपका, जीवाश्म अवसादी चट्टान है, जीवाश्म है उसमें, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक अगर रह गया खान में तो हीरा में बदल जाता है, जो है कार्बन का ही अपर रूप है, कोयले का ही। तो वह हीरे में जब बदल जाता है तो रूपांतरित चट्टान कहा जाने लगता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपकी चट्टानों का लाइफ सर्किल मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी उद्गार से कैसे ये बनती हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख के नाम पे जय हिंद लिखिए दोस्तों। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग वीडियो हमारा देखते हैं, काफी मात्रा में मैंने देखा स्टूडेंट 2500 3000 बच्चे मेरे वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं, देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं। डायरेक्ट मुझे मैसेज आता है कि सर वीडियो लाइए वीडियो लाइए, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, पता नहीं क्या समस्या है। चलिए खैर, मेरा काम है आपको अच्छे कंटेंट देना, जो हमेशा मैं प्रोवाइड करता रहूंगा दोस्तों। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं कि 2 दिन 3 दिन लाया वीडियो और बंद कर दिया। यह जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको कंटेंट प्रोवाइड करता रहूंगा, और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। इनके बारे में कुछ चीजें कि 20 नवंबर 1929 को जन्मे थे मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख की उपाधि इन्हें मिली थी। 3 बार ओलंपिक खेलों का प्रतिनिधित्व किया था। कितनी बार? 3 बार। यह प्रश्न पूछता है कई बार। एशियन ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीते थे इन्होंने। एशियन ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल्स इन्होंने जीता था। राष्ट्रीय खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक बन चुकी उनकी बायोपिक भाग मिल्खा भाग, माने इनकी जो है एक बायोग्राफी बनी थी, भाग मिल्खा भाग, आप देखे होंगे, मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। तो देश के सबसे बड़े जो है खेल आइकन है मिल्खा सिंह, इनके बारे में यह तथ्य आपके सामने था। अगला आइए, भारत की पहली हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन का प्रश्न कई बार एसएससी ने पूछा दोस्तों, तो मैं पूरा एक ही बार में आपको कंप्लीट समझाता हूं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 के बीच में हुई। कब होती है? 1965 से 68 के बीच में होती है। दो महान क्रांतिकारी विश्व के और एक भारत के, दोनों का फोटो लगाया हूं, जिन्होंने आज, जिनकी वजह से आज सबको भोजन मिल रहा है। सबसे बड़ी क्रांति तो भूख को मिटाने की क्रांति थी। अंग्रेज तो थे ही दोस्तों, लेकिन भूखमरी को दूर करना सबसे बड़ी बात थी, जिसे इन दोनों व्यक्तियों ने दूर किया। इन्हें तो क्या ही कहा जाए, ये देखते हैं, इनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। हरित क्रांति होती क्या है? कई बच्चे पूछते हैं सर ग्रीन रिवोल्यूशन क्या? हरित क्रांति में हरा हरा कुछ, आइए समझते हैं क्या है। हरित क्रांति उस अवधि के रूप में संदर्भित की जाती है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई। मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर, जो पुरानी कृषि व्यवस्था थी, तो हमारे जो है पूर्वज एक बहुत ही कह लीजिए कि ओल्ड पैटर्न पे खेती करते थे। तो खेती की उपज, हमारी डिमांड थी अगर जो है, मान लीजिए कि 10 कुंटल की हमारी डिमांड थी, अगर 10 कुंटल की, तो पता चले कि पैदा होता था 2 कुंटल।
अब होता था 8 कुंटल की कमी मतलब भूखमरी की समस्या। तो हम ऐसा कुछ टेक्निकल चीजें लाएं, ऐसे उर्वरक लाएं, ऐसे मशीनें लाएं, ऐसा आधुनिकीकरण करें कि हमारे पास अधिकाधिक आवश्यकता से अधिक हो। माने हम 2 कुंतल नहीं, 10 कुंतल नहीं, बल्कि 20 कुंतल पैदा करें, ताकि हम अपने तो यूज करें ही, तथा हम बचा हुआ 10 कुंतल किसी दूसरे देश को जहां पर खेती नहीं हो पा रही है वहां तक भेजें। यह थी हरित क्रांति का मेन मोटो, कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद हम खेती का व्यवसायीकरण कर दें। पूरे राज्यों में, किसी राज्य में गेहूं नहीं हो रहा है तो वहां पर गेहूं वाले राज्य से मिले, कहीं चावल नहीं हो रहा है तो चावल वाला राज्य गेहूं को गेहूं वाले को दे, वो उसको चावल दे, सारी जरूरतें पूरी हो जाए हमारी खेती से। ऐसा ग्रीन रेवोल्यूशन का मोटो था। पूरे विश्व में अगर की बात करें तो पूरे विश्व में इसका प्रतिनिधित्व जो है, इसको लाने वाले नॉर्मन बोरलॉग साहब किए थे। जो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग साहब का चित्र है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देखिए, सामने लगा हुआ है नॉर्मन बोरलॉग। तथा अगर भारत की बात करें तो भारत के हमारे शेर यश स्वामीनाथन थे। क्या ही कहा जाए, इन्होंने गजब की क्रांति, यश स्वामीनाथन। भूखमरी उसके बाद दोस्तों ना ही के बराबर आई। अब गरीबी तो हमारे यहाँ है ही, आप जान रहे हैं कुछ, फिर भी अन्न की कमी नहीं है। असमान वितरण कहा जा सकता है, किसी के पास पूरा भरा पड़ा है, किसी के पास है नहीं, लेकिन उपज कम नहीं हो रही, उपज बहुत ज्यादा हो रही। तो हरित क्रांति का प्रश्न आपके सामने था। गाल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सभी किसका भाग है? तो कोशिका का। ये तो रहा उत्तर आपके सामने, देख लीजिए। आइए कुछ कोशिका के भागों को एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, परीक्षा में याद रहेंगे। गाल्जी का देखिए ये है, कोशिका का केंद्रक न्यूक्लियस कहा जाता है जिसे यहाँ पर है। लाइसोसोम आपके सामने है, लाइसोसोम। तारकाय जिसे सिट्रियोल कहते हैं, सेंट्रियोल, वो आपके सामने है। अंतःप्रद्रवी जलिका, रिक्तिका वैक्यूल्स यहाँ पर है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, वो भी आपके सामने लगाया हूँ। प्लाज्मा झिल्ली जो कोशिका को के जो है लिक्विड को सुरक्षित रखती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो है। तो यह कोशिका के भाग हैं, गाल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, अंतःप्रद्रवी जलिका, तारकाय, लाइसोसोम, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली, इतने भाग हैं। अब इन्हीं में से पूछेगा निम्न में से कौन सा कोशिका का भाग नहीं है, तो आप एक नजर सबको देख लीजिए, याद हो जाएगा। 3 बार बोलिए, सब याद हो जाएगा। गाल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, केंद्रक, अंतःप्रद्रवी जलिका, तारका, लाइसोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, इतने हैं। एक बार रिवाइज करिए, याद हो जाएगा। यह प्रश्न आया था। विवाहित महिलाओं द्वारा गणगौर का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? गणगौर उत्सव मार्च या अप्रैल के महीने में होता है, जो होली के एक दिन जो है बाद शुरू होता है, 18 दिनों तक चलता है। 2022 के लिए गणगौर 18 मार्च से 1 अप्रैल तक मनाया गया था, यह ध्यान रखेंगे। तो यह जो है गणगौर फेस्टिवल का कुछ आपके सामने नजारा है, देखिए और आनंद उठाइए। नीरज चोपड़ा से संबंधित एक प्रश्न आपके सामने आता है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितना मीटर भाला फेंका था? तो नीरज चोपड़ा से संबंधित सारे डाउट्स आपके क्लियर, आइए देख लीजिए। 87.58 मीटर का थ्रो स्वर्ण पदक किया था, मिला था इनको, जो है जो ये भी आप जानते हैं, इन्हीं के जो है इसी दिन पे भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। 87.58। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, शायद महिंद्रा ने या किसी, हाँ महिंद्रा ने शायद इनको एक मतलब 4 व्हीलर दिया था, कोई बड़ी महंगी गाड़ी दी थी, जिसका लास्ट में नंबर इन्हें 87 मतलब 8758 नंबर करके दिया था, यादगार बनाने के लिए। अगर आप उसके बारे में अच्छे से जानते हो, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखें कि गाड़ी का मॉडल नंबर क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है। 87.58 मीटर का थ्रो इन्होंने करके स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया था टोक्यो ओलंपिक में, जो बहुत ऐतिहासिक क्षण था। नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो जो है दोस्तों, अगर पूछे कि हाईएस्ट थ्रो, तो 89.94 मीटर कहा जाता है, जो 30 जून 2022 को स्वीडन के स्टॉकहोम में के डायमंड लीग में दर्ज किया गया था। तो आइए देखते हैं टोक्यो ओलंपिक में एक नजर आपकी हम देखते हैं कि कैसे टोक्यो ओलंपिक में कितने लोग थे। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक हमारी हॉकी टीम ने भी जीता था। रवि दहिया ने रजत पदक जीता था। पीवी सिंधु जो है हमारी बैडमिंटन के शेरनी, कांस्य पदक जीती थी। बजरंग पुनिया जो हमारा शेर है भैया, कांस्य पदक जीते थे, जो है धोबी पछाड़ वाले। लवलीना बोरगोहान जो हमारी बॉक्सिंग वाली हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। मीराबाई चानू रजत पदक जीती थी, भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग। ये था टोक्यो ओलंपिक के पदक और उनसे संबंधित पूरा विवरण आपके सामने दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, पश्चिम बंगाल किस देश से सर्वाधिक सीमा लगती है? यानी पश्चिम बंगाल की किस देश से सर्वाधिक सीमा लगती है? मैप आपके सामने रख दिया हूं, एक बार में रट जाएगा, आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। आइए देखते हैं। बांग्लादेश तो उत्तर यहां पर सही है, लेकिन आइए देखते हैं इसका पोस्टमार्टम करते हैं। बांग्लादेश, अब देखिए ये रहा आपका पश्चिम बंगाल का लोकेशन, आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर वाला। इसके बाद बगल में जो है व्हाइट कलर का जो एरिया दिख रहा है, ये है आपका बांग्लादेश।
अब अगर यहाँ देश और राज्य सब आपको समझा देता हूँ, तो बांग्लादेश के साथ आप देख पा रहे हो कि पश्चिम बंगाल या कोलकाता वगैरह लिए हुए जब ऊपर जाएंगे तो ये इतनी बड़ी सीमा लगती है। तो यानी कि मैक्सिमम जो है इंटरनेशनल बाउंड्री जो है अगर कहा जाए पश्चिम बंगाल की, तो बांग्लादेश से लग रही है। ये इजी बात है, सब समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें प्रश्न बनता है कि किस राज्य से, भारत के राज्यों से सीमा है, तो किस राज्य से सर्वाधिक सीमा लगती है। तो यह देखिए, यहाँ पर इसकी असम से लगी हुई है, यहाँ भूटान से लगी है, यहाँ सिक्किम से लगी है, बिहार से सीमा लगी है, और झारखंड से लगी है, नीचे उड़ीसा से लगी है। लेकिन सर्वाधिक की बात करें तो आप स्वयं देख पा रहे होंगे कि झारखंड सबसे ज्यादा, हालांकि ये पहले बिहार का जब भाग था तब तो सबसे ज्यादा बिहार से लगती थी, लेकिन जब झारखंड कट गया तो आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा, ये भी प्रश्न आएगा बीच में आपको मिलेगा, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ डिटेल में समझा दे रहा हूँ। तो पश्चिम बंगाल की सर्वाधिक सीमा दोस्तों मैप के सामने आपको दिखा रहा हूं, झारखंड से लगती है। राज्यों की बात करें तो, अगर देश की बात करें तो इधर बगल में बांग्लादेश, और यह झारखंड जो है पश्चिम में और बांग्लादेश पूरब में है। ये दिशा भी पूछ देता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग रहते हैं। तो आइए देखते हैं पॉवर्टी लेवल जो है उसके नीचे कितने लोग रहते हैं। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि नीति आयोग क्या है। योजना आयोग का ही नाम बदल करके नीति आयोग किया गया 1 जनवरी 2015 को, कोई नया आयोग नहीं, ध्यान दीजिए। इसके बारे में समझिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह इसका फुल फॉर्म है। इन्होंने रिपोर्ट एक लाया 2021 में, इसमें इन्होंने बताया कि 25% आबादी गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रही है। जो बीपीएल कार्ड बनता है ना, आप देखते होंगे एक होता है एपीएल कार्ड, एक होता है बीपीएल कार्ड, और एक होता है सीपीएल कार्ड। ये एबव एक गरीबी रेखा इन्होंने निर्धारित किया है, तो उसके एबव पावर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से ऊपर वाले, और गरीबी रेखा से नीचे वाले, और सीपीएल में तो मतलब शायद बहुत ही ज्यादा गरीब, क्राइसिस पावर्टी लाइन, एकदम बुरी कंडीशन वालों के लिए ऐसे बनता है। तो 3 कार्ड ये हैं, इसको ध्यान रखिए, ये भी प्रश्न कभी कभी आ सकता है। फिलहाल नीति आयोग की रिपोर्ट में ये कहते हैं कि 25% यानी हर चौथा व्यक्ति दोस्तों क्या है, 100 में 25 यानी 4 में 1, तो हर चौथा व्यक्ति गरीब है। अभी तो ज्यादा ही लगता है, लेकिन फिलहाल इनका कहना है तो मान लेते हैं। परमेश्वर अय्यर इसके सीईओ हैं नीति आयोग के, सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। और बहुत एक इंपॉर्टेंट बात माइंड में सेट कर लीजिए कि नीति आयोग के चाहे योजना आयोग के, पहले तो योजना आयोग था, हमेशा इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। जो भी वर्तमान में सीटिंग प्राइम मिनिस्टर होगा वह जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। द सीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी हेड ऑफ नीति आयोग, यह ध्यान रखिएगा। आगे, देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है। पंचप्रयाग की बात आ गई है, बहुत मजेदार तरीके से समझा दूंगा, हमेशा याद रहेगा। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, एक नगर है। यह पंचप्रयाग में से एक है, और यहाँ अलकनंदा नदी भागीरथी नदी का संगम होता है। यह तो रहा उत्तर, आप जान लीजिए कि देवप्रयाग किसका जो है, अलकनंदा और भागीरथी। यह प्रश्न का उत्तर आपके सामने है कि अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलती हैं दोस्तों, उन्हें देवप्रयाग कहते हैं। लेकिन पंचप्रयाग क्या है और कहां से गंगा निकलती है और कैसे गंगा बनती है, आज आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। मैप आपके सामने लगा दिया हूं, यह देखिए। सबसे पहले यहां से जो है धौली गंगा निकलती है, गोमुख ग्लेशियर है वहां से निकलती है। अब इधर से अलकनंदा आती है, यह ध्यान रखिए। अलकनंदा जब आती है तो यहाँ पर जब इनका मिलन होता है अलकनंदा और धौली गंगा का, तो यह पहले पहले विष्णु प्रयाग बनता है। विष्णु भगवान बड़े हैं तो विष्णु प्रयाग पहले बनेगा, तो अपने माइंड में सेट करिए, पहले विष्णु प्रयाग बनता है। फिर यह दोनों नदियों का संगम बन जाता है, और यह फिर आगे बढ़ती है। अभी गंगा नहीं बनी है, ये नदियां आगे बढ़ती हैं दोनों मिल करके। अब आगे जो है नंदाकिनी जो है यहीं बगल से निकल करके आती है नीचे से, और यह आकर के मिलती है इस नदी से, तो यहाँ नंद प्रयाग बन जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो धौली गंगा आगे बढ़ रही है, हालांकि जो नाम किसका रहेगा, जो गहरी नदी रहेगी उसका नाम माना जाएगा। तो धौली गंगा गहरी है, वो आगे बढ़ रही है। फिर आगे धौली गंगा और आगे बढ़ती है, तो पिंडार गंगा नदी आकर इसमें मिल जाती है, और यहाँ कर्ण प्रयाग बन जाता है बीच में। 5 प्रयाग हैं, तो कितने, विष्णु प्रयाग शुरू में, फिर नंद प्रयाग, जैसे सबसे बड़े विष्णु, फिर नंद माने उनसे छोटे कृष्ण को मान लीजिए, फिर उनसे छोटे कर्ण को मान लीजिए, भगवान के नाम पर ही है तो एक पद के हिसाब से मान लीजिए। कर्ण जो है बीच में है, कान हमारा बीच में होता है, ऐसे सर ऊपर शरीर नीचे, बीच में कान, तो कर्ण प्रयाग। फिर ये आगे बढ़ती है नदियां दोनों, धौली गंगा, तो यहाँ रुद्र प्रयाग, ध्यान दीजिए। इधर मंदाकिनी नदी ऊपर से आती है और यह मिलती है आकर के दोस्तों इधर से, तो यहाँ रुद्र प्रयाग बन जाता है।
और आगे फिर ये नदी आगे बढ़ती है धौलीगंगा, और यहाँ देवप्रयाग जो जिसका प्रश्न पूछा था, इधर भागीरथी नदी ऊपर से आकर के मिलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और यहाँ पर आने के बाद यह आपका देवप्रयाग बन जाता है। और अब भागीरथी जब मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण होता है, और यही गंगा नदी आगे ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मेल करके उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और सुंदर पश्चिम बंगाल में जो है नीचे जो है बांग्लादेश की तरफ ये पद्मा इसका नाम हो जाता है, जब घुसती है बांग्लादेश में तो वहां पर ये जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती है। इसके बारे में भी प्रश्न आप जानते रहिए। और यमुना नदी इसकी सहायक नदी यमुना भी है, तो ये भी आकर गंगा में आगे मिलती है जो है प्रयागराज में, तो इसको भी याद रखेंगे। पंच प्रयाग क्लियर हुए कि नहीं दोस्तों? पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। मतलब विष्णु जी, नंद जी, कर्ण जी, रुद्र तो जान ही रहे हैं, और देव प्रयाग अंत में जब देव प्रयाग बन गया उसके बाद कोई प्रयाग नहीं, 5 प्रयाग यही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये ग्लेशियर हैं जहां से जो ये बड़े बड़े ग्लेशियर्स के नाम है, जहां से ये जो है हिम के पहाड़ों को ग्लेशियर कहा जाता है, जहां से नदियां निकल रही हैं। तो गंगा एक बहुत बड़ी नदी है, आप जानते हैं, लगभग 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है एग्जैक्ट। और बजरंग पुनिया से संबंधित एक प्रश्न आता है, बजरंग पुनिया ने ओलंपिक में कांस्य पदक किस वर्ष जीता था? तो अब जरा से प्रश्न देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020। और बजरंग पुनिया के कुछ सम्मान यहाँ पर जो है 2015 में ये अर्जुन पुरस्कार जीते, 2019 में पद्मश्री जीते तथा 2019 में खेल रत्न पुरस्कार जीते। ये था बजरंग पुनिया संबंधित स्पेशल फैक्ट, याद रखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है? मतलब किस अनुच्छेद में फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट नहीं, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है प्रावधान है वो यहाँ पर है। तो आइए देखते हैं पूरा मौलिक कर्तव्य से संबंधित बार बार प्रश्न आ रहा है, एसएससी का फेवरेट पार्ट बन गया है, तो इनको एक बार आपको एकदम याद ही करवा देता हूँ। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य लाया जाता है। यह संविधान में पहले था नहीं, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा यह जो है संविधान में जोड़ा गया। तो जब जोड़ा गया तो भाग 4A में जोड़ा जाता है, क्योंकि 4 तक तो सारे भाग रिजर्व थे, तो ए लगा करके 4A के साथ इसको जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 51A में इसे, अनुच्छेद की बात करें तो 51A, मतलब संविधान संशोधन 42वां 1976 में स्वर्ण सिंह के कहने पर आता है, और 4A भाग में जोड़ा जाता है तथा 51A अनुच्छेद में जोड़ा जाता है, शामिल किया जाता है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। आप क्या बता सकते हैं कौन सा मौलिक कर्तव्य था? चलिए मैं ही बताता हूं। तो 21A शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक कर्तव्य है। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएं, यह जो है जोड़ा जाता है। इसके बाद आइए, मध्य प्रदेश के मालवा में महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? मध्य प्रदेश के मालवा में महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मटकी नृत्य। इस नृत्य में नर्तकियां ढोल की ताल पर नृत्य करती हैं। इस ढोल को स्थानीय स्तर पर मटकी कहा जाता है। यह ध्यान दीजिए, आपके सामने यह प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मालवा में महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल राज्य के साथ किस देश की सीमा अधिक लगती है? पश्चिम बंगाल राज्य के साथ किस देश की सीमा अधिक लगती है? तो पश्चिम बंगाल राज्य के साथ बांग्लादेश की, वो जो मैप आपको समझाए थे दोस्तों, उसको याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल राज्य के साथ बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक लगती है। यह प्रश्न में आप ध्यान देंगे। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो इस वंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व में बिंद शक्ति ने किया था, इसको ध्यान रखेंगे। एनडीआरएफ के डीजी अभी वर्तमान में कौन है? तो जो है श्री अतुल कारवाल जी जो है एनडीआरएफ के डीजी हैं, इनको ध्यान रखेंगे। 22वें जो है विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी, यहाँ से प्रश्न आया था, 22वें विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उत्तम का विलोम जो है अधम हो जाएगा दोस्तों। यमुना नदी की पर्यायवाची क्या है? तो जमुना, सूर्यसुता, कृष्णा, अर्कजा, रवि तनया, कालिंदी, अर्कसुता, यह जमुना नदी की पर्यायवाची है। जुलाई 2022 में भारत की राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो 2022 में भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में 16वां राष्ट्रपति का चुनाव था, जो 2022 के भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आयोजित किया गया था, क्योंकि रामनाथ कोविंद साहब का कार्यकाल जो है, इसके पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, इनका कार्यकाल खत्म हो गया तथा भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू जी को जो है राष्ट्रपति बनाने के लिए उम्मीदवार खड़ा किया तथा इनके विपक्ष में कौन खड़े हुए दोस्तों? यशवंत सिन्हा। पूरी न्यूज आपके सामने, यशवंत सिन्हा जो है खड़े हुए, जो है कितने मतों से अंतर था वो भी है
तथा यहाँ पर कुछ इनसे संबंधित स्पेशल फैक्ट भी दिया हूँ, ध्यान रखिएगा। यह द्रौपदी मुर्मू है और यशवंत सिन्हा, इनको तो पढ़ते ही रहिए लेकिन इनका भी ध्यान दीजिए, नहीं तो पूछ देगा कि कौन थे, कितने वोट से हारे, तो यहाँ कहानी गड़बड़ हो जाएगी। और कहाँ से थे, तो ये जो है बीजेपी की थी और ये जो IATC के उम्मीदवार थे, यह कहाँ से थे, राजग जो है गठबंधन से या संयुक्त विपक्ष से थे। उड़ीसा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू थी और ये यशवंत सिन्हा बिहार के रहने वाले थे तथा 21 प्लस पुदुचेरी से इनको जो है राज्यों में पहुंच, 7 प्लस दिल्ली से 1 मिली इनको। तो ये पूरा आपको आपके सामने इनका डेटा है जुलाई 2018 का। पूरा मैंने विकिपीडिया से मटेरियल आपको ऑथेंटिक मटेरियल देने की कोशिश किया है, एक्चुअल डेटा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है, जो है क्योंकि पुलिस की नौकरी करने के बाद इसका तो मुझे अच्छा खासा अनुभव रहा है। तो अनुच्छेद 22, इसमें क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को, आप ध्यान दीजिए पहले तो इसको आप एक बार समझ लीजिए अच्छे से कि भारत का संविधान कहता है कि अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण रखा जाएगा, अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध जो है किया जाएगा। यानी सीधी सी बात आप जान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप जो है अरेस्ट करते हैं, अनुच्छेद 22 जो है, किसी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार करते हैं उसे गिरफ्तारी का पहले आप जो है कारण बताएंगे, सही कारण। उसके बाद उसे गिरफ्तार करने के बाद अगर वो जुर्म किया है तो 24 घंटे के बीच में उसे जो है माननीय न्यायालय के बीच में आप पेश करेंगे, या पुलिस का काम है, इससे संबंधित जो है आपको अधिकार मिलता है। बिजली की पर्यायवाची क्या है, दामिनी, बिजुरी, क्षणप्रभा, चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, तड़ित, ये बिजली की पर्यायवाची है। माता का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप अपने स्थानीय भाषा में अपनी माता जी को क्या कहते हैं, हम लोग के तो यहाँ माई, मम्मी, मैया, माँ, तमाम शब्द हैं, आप लिखिए स्वयं माता का पर्यायवाची। एक बार जो है वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए यारो, एकदम सस्ता है, आपको कुछ भी 1 रुपया नहीं लगना है, जो काम सबसे आसान है वो तो कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं या दोस्तों लोग ध्यान नहीं देते हैं तो एक लगता है डिमोटिवेट आदमी हो जाता है कि मैं ऐसे क्वालिटी कंटेंट ला रहा हूं लेकिन फिर भी लोग हमसे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। बड़े बड़े लोग पेड सब्सक्राइबर ला रहे हैं, लेकिन मैं केवल चाहता हूं कि मुझे एक्चुअल स्टूडेंट मिले, इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को क्वालिटी कंटेंट देने की फोकस करता हूं। तो आप भी थोड़ा हमें सपोर्ट करिए और हम आपकी परीक्षा में तो पूरा सपोर्ट कर ही रहे हैं। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर विधेयक जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल आता है, GST जो है एक बहुचर्चित विधेयक है, इसके बारे में आप जानते होंगे। 101वां संविधान संशोधन 101 रुपया दे करके GST, खाने पर भी GST लग गया, आप सब खबर सुने होंगे, यानी दूध दही इन सब पे GST लग गया। तो जब आप किसी की शादी में जाते हैं तो वहां पर आप जो न्योता, जिसे हम हमारी तरफ बोलते हैं निमंत्रण, तो जो है आप लिखवाते हैं, तो 101 रुपया पहले लिखवाया जाता था, अब तो ज्यादा बढ़ गया है, तो 101 रुपया में GST लग गया, यानी खाना पीना जो वहां खाएंगे तो 101 एक ट्रिक याद रखिएगा, 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है, खाने पीने का मतलब 101 रुपया GST याद, हालांकि सब पे लगा हुआ है, लेकिन अभी खबर हाल ही में चल रही थी कि खाने की चीजों पे GST लग गया। तो एक जो बहुचर्चित विधेयक है, 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में एक समान मूल्य वर्धित कर लगाने का प्रस्ताव आया था। 102वां संविधान संशोधन के बारे में बता दूं, बार बार पूछ रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। 103वां संविधान संशोधन भी वही है कि SC ST को तो आरक्षण था ही, EWS को यानी जनरल वालों के लिए, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, जो गरीब है बेचारे, जो पिछड़े हुए हैं, उनको भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसको ध्यान रखेंगे। 104वां संविधान संशोधन, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की जो सीट थी उसको कट यानी गुणा यानी खत्म कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन के लिए कोई रिजर्वेशन की बात नहीं है। एंग्लो इंडियन क्या है, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी यानी जितने विदेशी यहाँ नस्पिटे आए और शादी विवाह भारतीय महिलाओं से किए, और उन क्या गाली दें उनको जाने दीजिए, उन्होंने यहाँ जितने बच्चे पैदा किए उन बच्चों को ये छोड़कर, उन औरतों को छोड़ के चले गए, जिन्हें हम एंग्लो इंडियन या रेड, या आप कह लीजिए कि एंग्लो इंडियन ही, एंग्लो माने अंग्रेज और इंडियन माने भारतीय, यानी उनसे पैदा संतानों को एंग्लो इंडियन कहा गया, तथा उन्हें आंग्ल भारतीय उन्हें जो है संविधान में, इन्हें आंग्ल भारतीय भी, तो संविधान में जो है 104वें संविधान संशोधन से उनका जो पहले आरक्षण था
लोकसभा राज्यसभा में मनोनयन चल रहा था तो वो खत्म कर दिएगा, क्योंकि अब एंग्लो इंडियन रहे नहीं, आज़ाद हुए जो लगभग जो है 75-76 साल जो है देश को हो गया, तो अब वो सब गुजर चुके हैं। तो अब जो बचे हैं वो प्योर इंडियन है, उनको इस तरह के आरक्षण की कोई खास जरूरत नहीं है। आरक्षण से संबंधित दो चीजें, SC/ST को आरक्षण जो मिला था वो आप जानते हैं, EWS को यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% मिला है, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 103वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन बार बार पूछता है परीक्षा में कि 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि संबंधी जो संधि हुई थी, 100वां संविधान संशोधन याद रखेंगे। तो यह जो है 101 से लेके यानी 100 से लेके 104 तक आपके सामने एकदम एग्जैक्ट रख दिया हूं डेटा, याद रखिए दोस्तों इसको। 100वां संविधान संशोधन GST, 102वां पिछड़ा वर्ग आयोग, 103वां EWS, 104वां एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म, 100वां संविधान संशोधन जो है बांग्लादेश से जो है भूमि संबंधी संधि। 30 सितंबर 2022 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किसे नियुक्त किया गया था? एक बार जोरदार जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखा जाएगा दोस्तों, हमारे जो है बहादुर शेरों के लिए, सेना के नाम पर। ये देखिए जो है जनरल बिपिन रावत साहब की फोटो, आप इनके बारे में खबर सुने होंगे। और जो है 30 सितंबर को जो है दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस CDS जो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट अनिल चौहान साहब को तो ये नियुक्त किया गया। लेकिन जो मेन बात हम आप काफी लोग जानते होंगे कि भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत साहब जो थे हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जांच चल रही है, अभी तक कोई रिपोर्ट तो या कुछ नहीं आई, पता नहीं कैसी जांच है, लेकिन ठीक है। फिर भी आप यहाँ पर जानिए चीजों को कि जब बिपिन रावत हमारे पहले CDS का जो चीफ ऑफ डिफेंस यानी जो है हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, यानी कि जो है ये सारी सेनाओं की एक जो है सम्मिलित विंग बनाई गई थी, CDS जो इनके ऊपर बनाए गए थे। तो ये CDS साहब की पहली नियुक्ति जो है हमारी जनरल बिपिन रावत साहब की थी। जब इनकी दुर्घटना के बाद हमारे जो है दूसरे CDS बनाए गए, अनिल चौहान साहब बनाए गए, इनको याद रखेंगे, यह पॉइंट है। चलिए, नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाको चने चबाने मुहावरे का अर्थ एकदम हालत खराब कर देना, पराजित कर देना बुरी तरह से। आप लिखिए, आप इसके बारे में और क्या जानते हैं इस मुहावरे के बारे में। SSC की हालत वही है कि कितना कठिन से कठिन प्रश्न बनाएं, एकदम नाको चने चबाना पड़ जा रहा है प्रश्न बनाने, लेकिन हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे वो भी क्रैक कर दे रहे हैं जो परीक्षा को। यही है नाको चने चबाना मुहावरा, मतलब एकदम समझ लीजिए बुरी तरह से पराजित हो जाना, ये नाको चने चबाना। सायना नेहवाल किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से। आगे चलिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो हैलाकंदी, असम में। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर। फिलहाल ये जो है स्टेडियम की बात कर रहा है, तो आइए स्टेडियम क्या, मैं सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित पूरा विश्लेषण दे देता हूं आपको। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, क्या है इनका? हैप्पी बर्थडे है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का, इनका ये ध्यान रखेंगे, हैप्पी बर्थडे इनका। बोस द्वीप बार बार पूछ रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप में है। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला में है, ध्यान रखेंगे इसको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में। देखना है, सामने फोटो लगी है, पूरा डिटेल आपको फिर से पॉइंट बोल दूं। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम हैलाकंदी, असम में। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, बोस द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस खेल के मैदान की अंडाकार आकृति और पिच की लंबाई 22 गज होती है? गजब का प्रश्न SSC, वाह SSC किस स्तर पे बच्चों को ले जाना चाह रही है। ये देखिए दोस्तों, अंडाकार आकृति क्रिकेट का खेल है। पिच आप देख रहे होंगे, स्टेडियम का एक आपके सामने ग्राफ लगा दिया हूं, आपके माइंड में फिट कर दूंगा। ये फील्ड है, यहाँ पर देखिए पिच है, इसी को SSC ने अंडाकार कहा है, तो यही जो है अंडाकार आकृति है जो है। और प्लस इसकी लंबाई वगैरह यहाँ दिया 150 यार्ड यानी 137.16 मीटर होती है मैदान की लंबाई। बाउंड्री की बात करें तो दोनों तरफ बाउंड्री 65 यार्ड यानी जो है 59.443 मीटर की होती है। वहीं दोनों तरफ आमने सामने की तरफ की बाउंड्री 70 यार्ड यानी 64 मीटर होती है। पूरा डेटा आपके सामने दिया हुआ है और ये इमेज आप एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यही अंडाकार आकृति पिच की है। बाकी 22 गज पिच की लंबाई तो आपको यहाँ दिया ही हुआ। 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता किस राज्य की थी? तो सबसे कम साक्षरता दोस्तों बिहार की थी। फिर से वही बात कि जनसंख्या का प्रश्न पूछेगा और मैं स्क्रीनशॉट लगाता रहूंगा अपनी वीडियो का, आप अगर देख लेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा कभी। साक्षरता दर क्या है समझ लीजिए कि साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की संख्या गुणे 100, ये तो हो गई लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। आज इसको भी जान लीजिए,
साक्षरता राज्यों में क्या है और केंद्र में क्या है, एक साथ आपके सामने डेटा रख दिया हूं। केरल की साक्षरता 94+ लगभग है। बिहार की दशा सबसे खराब है 61%, सर्वाधिक केरल की, सबसे कम बिहार की। मैंने 4 का ही दिया है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे अच्छा जो 91 मिजोरम है। अब नीचे से टॉप करने वाला यानी कि सबसे बुरी कंडीशन में भी थोड़ा सा बच गए हैं, 1 नंबर ऊपर है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये डेटा आपके सामने है। यूटी की बात करें तो एसएससी बार बार रिपीट किया है, लक्षद्वीप, इसको तो रट ही लीजिएगा, लक्षद्वीप 92, लक्षद्वीप 92, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप की है। जम्मू कश्मीर की सबसे न्यूनतम है, यह भी ध्यान दीजिएगा। भारत में मानसून की शुरुआत कहां से होती है, एक बार में पूरा मानसून समझ लेंगे आप। मानसून की सबसे पहले केरल के समुद्र तट जो है प्रभावित होते हैं, उसके बाद यह मानसूनी हवाएं दक्षिणी और उत्तरी इलाकों की तरफ बढ़ती हैं। इस मानसून के दौरान पश्चिमी घाट पे लगे राज्यों में मानसून दस्तक देता है। चलिए मैप की तरफ आते हैं, जैसा कि हर बार हम आपको लेकर आते हैं। तो मैप पर यहाँ आते हैं, तो ये देखिए, ये वाला हमारा केरल का तट है, मालाबार तट, और इधर कोरोमंडल तट आप जानते हैं। तो मालाबार तट जो है, समझिए ध्यान से, ये भी प्रश्न पूछता है मालाबार और कोरोमंडल। तो मालाबार क्या, जहां शिक्षा केरल में ज्यादा है तो मालामाल है, तो मालाबार ट्रिक बना लेंगे अपने, समझ लेंगे, और दूसरा कोरोमंडल बच जाएगा। मानसून के आगमन की स्थितियां, अब यहीं से मानसून इंटर करेगा। इधर आपकी जो है अरब की खाड़ी है, अरब सागर, सॉरी, इधर आपका दोस्तों क्या है, अरब सागर। इधर आपका जो है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, ये आप ध्यान रखिए। अब इधर से मानसून क्या करता है, मैं उधर से भी आने वाले उत्तर पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून भी बताऊंगा और दक्षिण पश्चिमी मानसून भी बताऊंगा। ये मैप का एक बार इंडिकेशन समझ लीजिए कि ब्लू कलर पे 1 जून को, उससे हल्का ब्लू 5 जून को, 10 जून को, 15 जून, यहाँ डेटा दिया हुआ। तो यहाँ से दोस्तों मानसून इंटर करता है केरल से, और ऐसे आगे बढ़ते हुए सारे क्षेत्रों में वर्षा कराता है। यह तो रही मानसून की स्थिति। 15 जुलाई तक मानसून यहाँ पहुंच जाता है। ये देखिए, यह डेट यहाँ पर कब पहुंचता है दोस्तों, लगभग जो है इधर आपके राजस्थान वाले एरिया में 15 जुलाई तक। फिर अगस्त में मानसून, अगर अगस्त की बात करें तो यहाँ तक देखिए, ये वाला एरिया अगस्त तक कवर कर लेता है। उसके बाद उत्तर पूर्वी मानसून जो है कब आता है दोस्तों, तो यह उत्तर पूर्वी मानसून की स्थिति इधर हिमालय की तरफ से, यहाँ से जो है बंगाल की खाड़ी वाला मानसून घूमकर उत्तर पूर्वी मानसून। पूरा मानसून आपके सामने मैप से आप समझ लीजिए आसान तरीके से। इनमें से कौन सा शब्द हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आइए पर्यायवाची का भंडारा शुरू कर देते हैं। पूरी पर्यायवाची एक साथ, जितना एसएससी ने पूछा है या फिर कई परीक्षाओं में बार बार रिपीट किया है। हाथी का पर्यायवाची पहले ये जान लीजिए, जो आपका प्रश्न था भाई, हाथी, गज, हस्ती, कुंभी, मदकल, कुंजर, मतंग, इतने तो हाथी के पर्यायवाची हैं। जो ऑप्शन में नहीं रहा होगा वही नहीं रहा होगा। शशि शब्द की पर्यायवाची चंद्रमा। घोड़े का पर्यायवाची घोटर, विशु, तरवीपुत्र, रश्व, बाजी और तुरंग, घोड़े का पर्यायवाची। गाय की पर्यायवाची गौरी, गौ, धेनु, गौ, गैया, ये गाय की पर्यायवाची है। हिरण की सबसे ज्यादा पर्यायवाची है, नोट करिएगा इसको, अगर नोट नहीं किए हैं तो, रिपीट किया है कई परीक्षाओं में, टेट, सुपर टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, पर्यायवाची अगर डाला तो हिरण डाल देता है, कई बार हमने देखा है। हरिण, मृग, सारंग, कुरंगम, कुरंग, कुरंड, अजिनियोनि, चारुल लोचन, भीर हृदय, कृष्ण सागर, वाताय, सुरभि, हरिन, ऋष, चारुलोच, कुरग, बारह सिंघा, इतनी पर्यायवाची हिरण की है। शेर की पर्यायवाची भी कुछ कम नहीं है, वनराज, सिंह, केसरी, केहरी, पंचमुख, पशुराज, सिंह, मृगराज। बंदर की पर्यायवाची भी ध्यान रखिए, कपीस, मरकट, शाखा मृग, हरि, वानर, कपि और कीस, यह बंदर की पर्यायवाची ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न बार बार बन रहे हैं। कौन सी खरीफ की फसल है जो खाद्य व चारा दोनों में समान रूप से प्रयोग होती है, आइए देखते हैं। मतलब मानो उसको खाने में भी प्रयोग करता है, पशुओं के चारे में भी प्रयोग करता है। तो ज्वार बाजरा जो है हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाने और चारे दोनों में प्रयोग होता है। वैसे अगर आप बहस का मुद्दा बनाएंगे तो देखेंगे कि सारी फसलें, चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, तो ये सब लगभग फसलें जो है, इनका जो पत्ता और तना बचता है उसको तो पशु खाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चारा जो ज्यादा से ज्यादा जो हमारा उनका पशुओं का जो चारा बनता है, भोजन बनता है, जिसको चोकर चूनी जो बोलते हैं, वह ज्वार बाजरा उसमें ज्यादातर इस्तेमाल होता है। खरीफ की बात किया है तो यहाँ पर खरीफ की फसल तो जो है ज्वार बाजरा ही आते हैं। फसल चक्र एक बार समझ लीजिए परीक्षा में, सर्दी में जो है रबी की फसल, ये ध्यान दीजिए, सर्दी में रबी, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। हमारे गुरुजी ने एक ट्रिक बताया था, रतिया जागे चना सरसों, रतिया राई, तिलहन, जौ, चना, सरसों, उसी में अपना था
रबी की फसल, र से रतिया, र से रबी। खरीफ की फसल वही है, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द, ये खरीफ की फसल है। जायद की फसल गर्मी में कोई खास फसल नहीं, वही खरबूजा, कीड़ा जो है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब जो है जायद की फसल, आप याद रखिएगा। चलिए, फसल चक्र का महत्व तो आप जान ही रहे हैं कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, उत्पादकता बढ़ जाती है जब फसलों को बदलते रहते हैं, तो ये फसल चक्र का महत्व है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। आजकल ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है जो अपना उल्लू सीधा करने में बहुत माहिर है। आपके सहपाठी को आपका नोट चाहिए, आपकी खूब चमचई करेगा, अपना काम निकाल लेगा और बोलेगा भैया ठीक है जाओ, तुम्हें हम कुछ नहीं समझते, तुम चलो नमस्ते। तो अपना काम निकालना, अपना उल्लू सीधा करना। सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, सीधे जो इनकम टैक्स वगैरह काटते हैं, नितिन गुप्ता। अशोक ने अपना राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग युद्ध किया था? तो आइए देखते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक जो थे वो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करते हैं। और इसका वर्णन दोस्तों 13वां शिलालेख, बार बार पूछा है 13वां शिलालेख, यह ध्यान रखिएगा। आज आपको 13वां शिलालेख दिखा भी दूंगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग विजय का उल्लेख है। सीमावर्ती 5 यूनानी राज्यों का राजाओं का भी उल्लेख है। अशोक ने अपने उत्तराधिकारियों को धम्म विजय, कहा जाता है कि जब कलिंग युद्ध जब हो गया, कलिंग युद्ध के भयानक नरसंहार ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। जब इन भाई साहब का हृदय परिवर्तन हो जाता है पूरा जो है कलिंग वालों की दशा खराब करने के बाद, तो क्या ही कहें, फिर ये कहते हैं अब हम बुद्धम शरणम गच्छामि, अब मैं जो है बुद्ध की शरण में जाऊंगा, मैं धम्म की नीति अपनाऊंगा। और यह जो 13वें शिलालेख में सबका वर्णन है, और यह 13वां शिलालेख आपके सामने पता नहीं कैसे लिखा है, समझिएगा, पढ़ने की कोशिश मत करिए, पढ़ पाएंगे नहीं, अजीब भाषा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी आप इसी वीडियो में पूरा केमिस्ट्री के रासायनिक सूत्र जो पूछा है एक साथ कवर करवाऊंगा, इसी वीडियो में भी आप बने रहिए। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा का रासायनिक जो है सूत्र होता है। ये लीजिए आगे आपके सामने आइटम। नमक बार बार पूछे गए और रासायनिक सूत्र हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो क्यों ना आज इन लोगों का काम तमामी कर दिया जाए। नमक NaCl, नोट करेगा, जिन लोगों के पास डेटा नहीं नोट करेंगे। जल का तो H2O जानते हैं। सुहागा Na2B4O7 10H2O, ध्यान रखेंगे। कुछ चीजें याद कर लीजिए, उसी से काम बन जाएगा। हाइपो तो बहुत लंबा है, Na2S2O3 5H2O, ध्यान दीजिए। वाटर गैस H2 प्लस CO, ये ध्यान रखेंगे। लॉफिंग गैस N2O, बार बार पूछा हुआ है, इसको तो याद रखेंगे, मैं ट्रिक लगा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अभी नमक वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और सुहागा भी आपके लिए जो है, वाटर गैस भी आपके लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। उसके बाद लूनर कास्टिक AgNO3, चूने का पानी याद रखिएगा, ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, Ca फिर ब्रैकेट में OH2। सिंदूर भी पूछा हुआ परीक्षा में है, लेड यानी प्लम्बम का Pb हो जाता है Pb3O4। चूहा विष जिंक, जो चूहे को खिलाया जाए जिंक उसमें मिला रहता है Zn3P2। गोबर साल्ट Na2SO4, सोरा KNO3, प्रोड्यूसर गैस N2 प्लस CO, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। झूठा सोना, इनको तो जरूर ध्यान रखिएगा, अभी पूछा था इसमें भी, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो FeS को कहा जाता है, ध्यान रखिए। कैलोमल जो है Hg2Cl2, इसको याद रखिएगा। पूरा एक साथ दोस्तों लाया हूं आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट, परीक्षा रुकेगी नहीं, बस एक बार आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक वीडियो के लिए, और जोरदार जो है आपके लिए कंटेंट दूंगा इसी तरह से। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत करता है। महाधिवक्ता होता कौन है? तो राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है, अधिकारी होता है, जिसका काम होता है कि राज्य के सभी जो है न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप कर मुकदमों को जो है सुलझाना। महान्यायवादी की बात करें तो 76वें जो है अनुच्छेद में इनकी चर्चा की गई, जो जैसे राज्य के महाधिवक्ता हैं, तो उसी तरह से केंद्र की बात करेंगे तो महान्यायवादी होते हैं R वेंकटरमणी, जो है पूरे जो है केंद्र के सबसे बड़े वकील। गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, छोटा सा प्रश्न था, लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से गंगा नदी पूरा क्लियर करवा दूंगा। गंगोत्री, अब एक बार तो मैंने बताया था पंचप्रयाग गंगा से संबंधित, और यहाँ आइए देखिए गंगा और उसकी सहायक नदियां डिटेल में। तो गंगा नदी यहाँ पर अब देखिए गोमुख ग्लेशियर है गंगोत्री, और यहाँ भागीरथी,
ये तो नदियां मिली आपकी जो है पंचप्रयाग की बात हो रही थी उत्तराखंड में, लेकिन ये यूपी में भी आती है, उसके बाद कैसे पश्चिम बंगाल बिहार वगैरह होते हुए सारी चीजों को आपको बताऊंगा। तो यहाँ से जब निकलती है तो भागीरथी, मैंने आपको बताया भागीरथी यहाँ से निकलती है दोनों नदियां, और ये आगे जा करके देवप्रयाग बनाती है, भागीरथी और अलकनंदा मिल करके। कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग। अब यह गंगा दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ती है, इसी में देखिए, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए होते हुए यहाँ पर भारत का मैप खत्म और बांग्लादेश का मैप शुरू हो जाता है, और यहाँ से नीचे जाकर के सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में गिरती है। अब आप कहेंगे कि सबसे बड़ी अगर इसमें जो है मिलने वाली नदी, तो ये देखिए सांपगो जिसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में, यह इधर से आकर के मिलती है ब्रह्मपुत्रा। असम में जब घुसती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र, उसके पहले सांपगो, यह ध्यान रखेंगे, सांपो। यहाँ आकर के यहाँ से गंगा से जो है इसका मेल हो जाता है, और गंगा भी जब बंगाल में घुसती है तो उसका नाम बदल जाता है, पद्मा कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। इसी में देखिए जो है यमुना का संगम, मैंने आपको बताया था कि प्रयागराज में देखिए इधर से यमुना आकर मिल जाती है, ये वाला एरिया यमुना का है, यहाँ पर प्रयागराज में यमुना आकर मिलती है, इसको ध्यान रखेंगे। और बाकी छोटी छोटी सहायक नदियां यमुना की हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन जो है ये सब यमुना की हैं। फिर गंगा की उसी तरह टोंस, सोन, हुगली, दामोदर, ये सब जो है गंगा की है। और ऊपर से बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी जो है, बिहार नासी, बिहार को नाश कर देती है, कोसी, गंडक, इनको भी याद रखेंगे। और यूपी की घाघरा, गोमती तो आप देख ही रहे हैं, गोमती घाघरा यूपी में फेमस नदियां हैं, उनको पूरी गंगा नदी का जो है संतोपत ग्लेशियर से जो है कैसे काम होता है आपके सामने पूरा जो है, उत्तरकाशी के गोमुख ग्लेशियर से इसका मेन उद्भव होता है। पूरा लोकेशन आप समझिए। हिमालय का वाला जो है ऊपर यहाँ ट्रांस हिमालय जो है, फिर जो है इसके बाद बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमालय की पूरी चोटियों से जो है बर्फ पिघल करके इनको जल मिलता है। तो पूरा विश्लेषण इसी तरह से आपको दूंगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न आ रहा है, ये भी देखिए, कौटिल्य या चाणक्य, 4वीं सदी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। जो अर्थशास्त्र नाम पर ना जाइएगा, यह राज्य व्यवस्था से संबंधित मेनली है, इसमें पॉलिटी की बात की गई, राज्य के चलाने के नियम और शासन का जो है, मौर्य साम्राज्य खड़ा करने वाले, धनानंद को उखाड़ फेंकने वाले तथा चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठाने वाले आचार्य गुरु श्री चाणक्य जी का ये लिखा हुआ अर्थशास्त्र है, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र जो बुक है उसके बारे में जान लीजिए कि एडम स्मिथ एक विद्वान है, यहाँ पर ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हूं। एडम स्मिथ ने, एक ब्रिटिश जो है नीतिवेत्ता, दार्शनिक, राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अर्थशास्त्र का इन्हें पिता कहा जाता है, ये जो है इकोनॉमिक्स वाले अर्थशास्त्र के पिता है, यह ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन का अणुभार क्या था? तो नाइट्रोजन का जो है परमाणु भार 7 और परमाणु संख्या 7, परमाणु भार 14.007 है, याद रखिएगा। लकीर का फकीर होना, एक ही चीज के पीछे पड़े रहना, लकीर का फकीर होना होता है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, सुधा, पीयूष वगैरह जो है अमृत के पर्यायवाची शब्द है, कुछ आप भी जो है कमेंट करिए। लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? तो क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, यहाँ इमेज लगाए देखिए, लाल लिटमस पेपर को जो है नीले, ब्लू कलर में बदल दिया है, आपके सामने नीले रंग में बदल देता है। जब लाल लिटमस पेपर को क्षार में डुबोया जाता है तो लाल लिटमस पेपर नीले रंग में बदल जाता है, ये जो है यह घोल क्षार को इंगित करता है। लिटमस से संबंधित प्रश्न। पश्चिम बंगाल राज्य जो है किस देश के साथ, किस राज्य के साथ, देखिए प्रश्न मैंने यही कहा था, पर एक जैसा मैप देखकर ही ना सोचिएगा वही प्रश्न है, यह अलग प्रश्न है। यह किस, वहां पूछा था किस देश के साथ, यहाँ किस राज्य के साथ, मैंने आपको समझाया, तुरंत आप उत्तर लगा देंगे झारखंड। यहाँ पर देखिए झारखंड राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा और बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा। देश की बात करें, अगर देश की बात करें तो बांग्लादेश, और राज्य की बात करें दोस्तों तो झारखंड, यह आप याद रखेंगे। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर उसे कहा जाता है, यह आपके सामने आया था। आसमान पर चढ़ावना मुहावरे, किसी की इतनी प्रशंसा कर दो कि वह सोचे कि बस अहम ब्रह्मास्मि, और बाद में धराशाही धड़ाम। तो किसी को ऐसी जो है प्रशंसा कर देते हैं, दोस्त वगैरह चढ़ा देते हैं और झाड़ पे उसको चढ़ा के उसकी दशा खराब कर देते हैं और औरों से श्रेष्ठ समझने लगता है, इसी को बोलते हैं आसमान पर चढ़ाना। असम का सत्रिया नृत्य किस आंदोलन से संबंधित है? तो वैष्णव भक्ति आंदोलन, वैष्णव समुदाय में जो भक्ति आंदोलन चलता है उसे संबंधित है असम का सत्रिया नृत्य। असम के लोक नृत्य में बिहू नृत्य, बगरुम्बा नृत्य जो है बसंत में आयोजित किया जाने वाला नृत्य है, भोर नृत्य, ओजापल्ली नृत्य शामिल है। असम कई समूहों में निवास करता है जो है
मंगोलोल, इंडो बर्मा, भारत ईरानी, आर्यन, राभा, बोडो, कंथारी, कार्बी, मनसिंह, सोनोवाल, कछारी, मिसिमी, तीवा, ये सारे इनके जो है समूह हैं, जनजातियों के वगैरह के नाम हैं। फिलहाल असम से संबंधित बिहू, बगरुम्बा, कटी बिहू भी इसका नाम है, यह याद रखेंगे। बहुत जानदार फोटो हमारे एडिटर महोदय ने लगाई है आपके लिए, एंजॉय करिए। फिलहाल आप परीक्षा दे लीजिए, ऐसे तमाम नृत्य देखने को मिलेंगे। वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो श्री अनुराग ठाकुर हमारे वर्तमान में खेल मंत्री हैं, इनको ध्यान रखेंगे। जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? वारी, पानी, नीर, सलिय, तोय, अंधक, अंबु, जीवन, पय, अमृत, मेघ, पुष्प जल की पर्यायवाची है दोस्तों। यह भी परीक्षा में रिपीट किया है। इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार का, आप समझिए कर क्या है पहले जान लीजिए, कि सरकार जो आपसे पैसे, जो आमदनी पर पैसे लेती है उसे कर या टैक्स कहा जाता है। यानी जो भी आप खरीदते, बेचते या पैसे कमाते हैं वो टैक्स है। अब यह टैक्स कितने प्रकार का है? यह टैक्स दोस्तों दो प्रकार का है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी आप जानेंगे। अब डायरेक्ट वाला सरकार आपकी जेब से वसूल लेती है, इनडायरेक्ट वाला आप ही देते हैं लेकिन सरकार नहीं वसूलती है, कोई बिचौलिया वसूल देता है। कैसे? आप समझिए, मैं आपको ठेठ भाषा में एकदम मतलब गांव की भाषा में समझा दूं, रूरल भाषा में। जैसे अब मान के चलिए कि सरकार यहाँ पर बैठी है, अब इनको आपसे पैसे चाहिए थे कर, आपने यहाँ आप हैं, अब आप क्या करते हैं, ये बीच में एक कंपनी है पार्ले जी, मान लीजिए पार्ले जी है, निरमा। अब ये इनसे आप गए, एक पैकेट जो है निरमा खरीद करके लाते हैं 100 रुपये का मान लीजिए, और खरीदने के बाद इनको 100 रुपये मैक्सिमम रिटेल प्राइस उस पर लिखा रहता है, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, सारे टैक्स लगा करके 100 रुपये आपने इनको पे कर दिया। अब यह इस 100 रुपये में से अपना निरमा पे जो 80-90 रुपया लगाई हैं वो ले लेंगी, बकिया जो 8 से 10 रुपया जो इनका है वो सरकार को ले जाके दे देंगे। सर ये लीजिए आपका टैक्स हमने बेच दिया और जो उससे टैक्स मिला हम आपको दे रहे हैं। तो यह आपका अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों, एक इसका उदाहरण है, यह आपका अप्रत्यक्ष है। माने आपने पैसा तो सरकार तक पहुंचा दिया लेकिन आप देने नहीं गए, कोई बिचौलिया दे दिया। अब प्रत्यक्ष क्या है कि आपको ये हो गई, नीचे देखिए यहाँ पर ये हो गई सरकार, अब सरकार और यहाँ पर होंगे आप, और आपको मिलती है गवर्नमेंट सैलरी, यानी कि जैसे कि हम लोग को गवर्नमेंट जॉब में सैलरी मिलती है। अब सरकार ने निर्धारित कर दिया कि 7 लाख के ऊपर या 5 लाख के ऊपर, इसमें नया स्लैब 7 लाख पे चल रहा है, 7 लाख के ऊपर अगर आपकी सैलरी होती है तो आपसे हम 10%, 5% जो भी उनका आंकड़ा है कर लेंगे। तो सीधे आपकी सैलरी में से उतना पैसा सरकार जो है कट कर लेगी, जो है ये हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स, यह ध्यान रखेंगे। तो अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर जान गए, आइए देख लेते हैं इनके उदाहरण क्या है, एक बार इसको समझ लेते हैं कि इनके टोटल उदाहरण क्या है। अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार का वह कर है जो सरकार द्वारा एक माध्यम से वसूला जाता है, सीधे सरकार को हस्तांतरित नहीं किया जाता, जब मैंने बताया किसी माध्यम से लिया जाता, कंपनी यानी बिचौलिया अप्रत्यक्ष में रहती है। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण सेवा कर, यानी जो सर्विस ले रहे हैं, वोडाफोन एयरटेल की जो सेवाएं ले रहे हैं, बिक्री कर जो सेल पर, जीएसटी जो खरीद रहे हैं सामान उस पर जीएसटी, प्रोडक्शन उत्पाद शुल्क पर, ये सब जो है अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जो व्यक्ति या संगठन द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर उस संस्था को दिया जाता है जो इसे अधिरोपित करती है, जो संस्था लगा देती है, अधिरोपित माने जो कर थोपती है आपके ऊपर, सरकार मांग रही है तो सरकार को डायरेक्ट। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत करदाता आयकर जो इनकम टैक्स देते हैं, वास्तविक संपत्ति घर पर जो मकान टैक्स दे रहे हैं, व्यक्तिगत संपत्ति पर इनकम टैक्स दे रहे हैं, ये सब कर जो है सरकार के प्रत्यक्ष कर होते हैं, इनका भुगतान आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट को करना पड़ता है। बहुत अच्छा विश्लेषण लगा हो तो लाइक जरूर करिए दोस्तों वीडियो को। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है तो आप बताइए, इसका आकर्षण होता रहता है आप लोग को, आकर्षण का विलोम। पीताम्बर का अर्थ क्या होता है तो पीताम्बर जान लीजिए, प्रश्न में पूछा बार बार है, पुल्लिंग शब्द है एक, ये भी पूछा है पीताम्बर पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। पीले रंग का वस्त्र, पीला कपड़ा, पीला वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति पीताम्बर, अर्थात भगवान विष्णु जी को भी पीताम्बर कहा जाता है। यह कौन सा समास है कमेंट करके बताइए कि पीताम्बर कौन सा समास कहा जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है महाराज ज्योतिबा फूले ने की थी। आइए इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य, स्पेशल डेटा जानते हैं दोस्तों, जहां से कि आपको ये भूले न। सत्यशोधक समाज जो है, सत्य अर्थात सच की खोज करने वाला समाज, 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित एक पंथ है।
एक छोटे समूह के रूप में इसका शुरुआत हुई थी। उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य लोगों के जो है वो उस उनकी जो अस्पृश्यता और जो है शूद्र लोगों की जो स्थिति थी उससे उनको मुक्ति दिलाना। इनकी जो है इनकी विचार गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म में निहित था। एक पुस्तक भी इनकी पूछी जाती है, ये जो गुलामगिरी शब्द आया है यह ज्योतिबा फुले महाराज की बुक है। कुल मिलाकर जो SC ST हैं, ये ध्यान लीजिए, SC ST और OBC के साथ भी कुछ ऐसे ही भेदभाव होता था शूद्र में दोस्तों। तो ये जो शूद्र लोग हैं, अभी तो इस समय इस पर बोलना ही बेकार है, इस समय काफी बहस चल रही है। तो जो ये SC ST लोग थे, इन लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था SC ST OBC के साथ, तो इसको जो है खत्म करने के लिए इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी और जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ये इनके सामने इनकी पत्नी जो है पहली महिला शिक्षिका रमाबाई देवी जो है पहली महिला शिक्षिका आपके सामने वे भी दिख रही हैं, जिन्होंने पहले जो है वुमन टीचर या स्कूल खोला, इनको पढ़ाया घर पे पढ़ा करके। ज्योतिबा फूले आपके सामने। संक्रामक रोग कौन सा है, आइए देखते हैं संक्रामक रोग कौन सा। संक्रामक रोग जो रोग जो है किसी को छूने से फैल रहा है, संक्रामक रोग है। अब छूने का मतलब देख लीजिए कैसे है, अब समझिए। संक्रामक जो किसी न किसी रोग जनित कारक रोगाणुओं, प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस के कारण होता है, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता इसमें होती है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, ये सब संक्रामक है। सीधी सी बात, सबसे बड़े दादाजी का तो नाम इसमें है ही नहीं, कोविड वाले, कोविड के यानी कोरोना सबसे बड़ा संक्रामक वायरस है। तो कोरोना को आप तो जान ही रहे हैं, दशा खराब की है पूरे विश्व की। तो संक्रामक रोग कैसे, संक्रमित व्यक्ति है, अब यह व्यक्ति यहाँ से देखिए खांस रहा है, तो वायु में जो है कण आते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को फैल जाते हैं। फिर यह किसी से हाथ मिलाता है, फैल जा रहे हैं, और ये वाला काम, ओहो एडिटर महोदय बहुत गड़बड़ फोटो है, यहाँ पर देखिए लग जाता है। मच्छर काट करके इस व्यक्ति को काट लेंगे, फैल गया। कुत्ता जाकर के संक्रमित है, काट लिया, फैल गया। मतलब कुत्ते द्वारा, हाथ मिलाने द्वारा, परोक्ष संक्रमण द्वारा, भोजन द्वारा फैलने वाला रोग संक्रामक रोग है। उद्योग स्थापित होने से क्या हानि होती है, आइए देखते हैं। उद्योग स्थापित होने से क्या हानि, सभी प्रकार के प्रदूषण का फैलना। सबसे पहले तो हानि होती है कि जो है जल प्रदूषण, ध्यान दीजिए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण जो है फैल जाते हैं। यह उद्योगों से पहली हानि है। धुआं निकालेंगे, हवा में प्रदूषण। फैक्ट्री से गंदे नाले बहाएंगे, जो है जल प्रदूषण। मट्टी को बंजर बना देंगे, उधर फूंक ताप के पेड़ों को काट करके, तो मृदा प्रदूषण। यह तो उद्योगों से है। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करेंगे, सोचेंगे कि कितना हम प्राकृतिक संसाधनों, कोयला, पेट्रोल, लकड़ी कितना काट ले, यूज कर ले पैसे कमाने के लिए। अच्छा, नतीजा क्या होता है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्या जो आज आप देख भी रहे हैं। अनुच्छेद 100 किससे संबंधित है, तो मैंने आपको इसके बारे में कई बार बताया, आप इस बार भी समझ लीजिए। अनुच्छेद 100 जो है, इसके ये थोड़ा सी स्पेशल अनुच्छेद है कि यह जो है लोकसभा की जो संयुक्त बैठक, जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, तो सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित मत देने वाले सदस्यों को बहुमत से किया जाएगा। प्रत्येक सदन की बैठक में सदन की जो कार्यवाही, मतलब एक इसका ऑप्शन तो नहीं मिला, ऑप्शन आसान होगा, इतना टफ नहीं रहा होगा। तो सदन की कार्रवाई जो चलती है, उस कार्रवाई के बारे में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 102 में भी उसी तरह से है कि सदन में किसी सदस्य का कोई रिक्त होने पर उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी, यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं है, कार्रवाई में उपस्थित रहा है या उसे मत दिया है, मतलब जो जिसको राइट नहीं है लेकिन फिर भी वह सदन में उपस्थित होकर के कार्रवाई में भाग लिया है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा अनुच्छेद 102 में। तो सदन की कार्रवाई से संबंधित नियमों का प्रावधान अनुच्छेद 100। टोक्यो ओलंपिक 2021 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था, तो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक दोस्तों, पूरा जो पदक तालिका आपके सामने है, चाइना ने जीता था। 96 गोल्ड, 60 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज, टोटल 207, 207 जो है 207 इनके मेडल्स थे। इंडिया की वही बात करें तो 22वें नंबर पे इंडिया, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, कुल 19 पदकों के साथ थी। यह ऑप्शन ध्यान रखेंगे। किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, पहला अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इंडिया इज यूनियन ऑफ टेरिटरी, याद रखेंगे। कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसके लिए एक अलग से मंत्रालय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय बनाया गया है, यह याद रखेंगे। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास योजना।
तो फोटो पे ना जाइए, फोटो पे ये लोग पकौड़ा तल रहे हैं, थोड़ा सरकार का विरोध कर रहे हैं, इनका कौशल बहुत खराब हो चुका है। यही इनका नोडल मंत्रालय है। इनके द्वारा बेरोजगार युवाओं को, ऐसे युवा जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, उन्हें इंटरेस्ट के आधार पर जो है 40 विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग देना, तथा यह 2015 से चल रहा है, और ट्रेनिंग देकर के उनको रोजगार देना। आपके यहाँ भी स्किल डेवलपमेंट का कई सेंटर चल रहा होगा, और कितना रोजगार दिया इसको आप अच्छे से जानते होंगे, आप खुद इसको समझ पा रहे होंगे बेरोजगारी क्या है। ये तो युवा जो है एमबीए किए हुए युवा विरोध करने के लिए पकौड़े तल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के हमारे क्या ही कहे, चले जाने दीजिए, उन बातों को नहीं करेंगे यहाँ। ये थोड़ा हंसी मजाक के लिए फोटो लगा, इस पर ध्यान न दीजिए। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मयूख, अंशु, रश्मि, मरीच, प्रभा, गो। उद्यम का विलोम आलस्य हो जाएगा, ध्यान रखिए। उद्यम माने कोई काम करना होता है, और आलस्य माने, उद्यम माने काम, आलस्य माने खा पी करके मगरमच्छ की तरह सो करके रील चलाना। संविधान, भारतीय संविधान के भाग 4A किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 4A बार बार पूछ रहा है, फिर वही बात रिपीट किया प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है इसे, तथा संविधान संशोधन 42वां है 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के यहाँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रूस से यह लिया गया है। ध्यान रखेंगे, पूरा कंप्लीट डेटा अनुच्छेद 51A से। दिल्ली, भारत की राजधानी अगर दिल्ली है, ये रीजनिंग बना होगा ऐसे, तो यूक्रेन की क्या है दोस्तों? कीव। ध्यान रखेंगे। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ, मुहावरे और लोकतिया आप पर छोड़ रहा हूं, बहुत सरल पूछ रहा है दोस्तों, सब लोग इसको लगा पा रहे होंगे। आप कमेंट करिए इसका अर्थ क्या होगा, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा 7 अगस्त 2022 से अपने पद पर आसीन है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। नागालैंड की पहली महिला जो राज्यसभा की सदस्य बनी थी, फांगनोंग कोनियाक 2017 से। ध्यान रखेंगे। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे नास्तिक कहा जाता है। पाप का विलोम पुण्य, हिंदी सरल है, हिंदी के लिए न टेंशन लीजिए, थोड़ा सा पर्यायवाची विलोम देख लीजिए। महात्मा बुद्ध किस पूर्णिमा के दिन महापरिनिर्वाण हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ तथ्य आपके सामने। बुद्ध का जो है कमल उनके जन्म का प्रतीक है, घोड़ा महाभिनिष्क्रमण, घर से निकलने का प्रतीक है, छोड़ दिए, गृह त्याग कर दिए। बोधि वृक्ष ज्ञानोदय का प्रतीक है। पहिया, प्रथम उपदेश जो सारनाथ ऋषि पत्तनम वाराणसी में उन्होंने दिया था अपने जो है 5 शिष्यों को, धम्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। तथा स्तूप अगर होता है तो मृत्यु का प्रतीक है। यह परीक्षा में पूछा है, याद रखिए दोस्तों। यहाँ पे इमेजेस भी मैंने दिया है, कमल, घोड़ा, वृक्ष, चक्र और स्तूप, सारा डेटा। सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विचार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो पुनर्विचार जान लीजिए क्या होता है कि न्यायालय अपने दिए गए किसी फैसले को, न्यायालय ने अगर कोई फैसला दे दिया है दोस्तों, तो इस फैसले को दोबारा उसे रिव्यू करने का राइट है। अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने पास सुनाए गए फैसले को समीक्षा करने की पावर है। पुनर्विचार याचिका क्या होती है? वही फिर जो मैंने बताया वो आपको यहाँ पे डिटेल में है। एक ऐसी याचिका जिसमें न्यायालय के समक्ष अपने आदेश या फैसले की समीक्षा करने के लिए याचना की जाती है, जो पहले ही न्यायालय ने सुना दिया है उसको समीक्षा करने के लिए। मतलब कि अगर न्यायालय ने फैसला सुना दिया कि इनको जो है फांसी दी जाए, और तब तक आप जो है अच्छा सा सबूत लेकर वीडियो लाएं, साहब इन्होंने तो मर्डर नहीं किया, मर्डर करने वाला व्यक्ति तो मौज काट रहा है, यह देखिए उसका वीडियो आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। तो जैसे ही वीडियो महाराज ने देखा, जो है न्यायालय ने तुरंत कहा कि पकड़ो इसको, जो सही व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया गया और आपकी सजा को बदला गया। कुछ इस तरह की चीजें आप समझिए फिलहाल आसान भाषा में। जो है इसके बाद अगला पॉइंट आपका यहाँ पर नीचे थोड़ा सा देखिएगा। अगला पॉइंट है कि संविधान के भाग जो है 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक भारत में सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। वह स्वतंत्र अधिकार, प्रक्रिया तथा उसकी जो है सर्वोच्चता के बारे में चर्चा की गई कि वह पूरा फ्री है संविधान का संरक्षण करने के लिए। भाग 5 में हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित्र की रचना इन्होंने की थी, हर्षवर्धन जो है यह ध्यान रखेंगे। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन थे, जिनके दरबारी कवि बाणभट्ट, जो संस्कृत में इन्होंने हर्षचरित्र लिखा था इनकी जीवनी। उनका चित्र आप जो है बाणभट्ट का देख लीजिए, अभी तक अगर नहीं देखा होगा तो ये साहब है। उस समय जो है हाई रेजोल्यूशन HD कैमरा नहीं था, तो किसी ने पेंटिंग बना दिया है।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था। गोलमेज सम्मेलन के बारे में आप जानते हैं, इससे पहले 31 से पहले 1930 में एक सम्मेलन आपका होता है और इसके बाद एक जो है 1932 में होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी, यहाँ फोटो लगाया हूं मैं खोज करके, आपको वही फिर हाई रेजोल्यूशन कैमरा नहीं मांगेगा, जो फोटो ओरिजिनल है वो लगाई गई है, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था। 1 दिसंबर 1931 को यह समाप्त हुआ था। यह सम्मेलन लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे कहा जाता है, लंदन में हुआ था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण असफल हो गया। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। प्रश्न पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो सेकंड। और एक प्रश्न आता है कि कौन से एक व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे? तो बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे, ये जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग SC ST का प्रतिनिधित्व करने गए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की पहली हरित क्रांति, जो मैंने आपको वहां पर दिया था वही प्रश्न दोस्तों, ये देखिए कई परीक्षाओं में अगली शिफ्ट में रिपीट किया, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। हरित क्रांति, यह मैं स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, यह मैं विश्लेषण में बता चुका हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने है, छठ पूजन त्योहार किस देवता से संबंधित है? तो छठ पूजा त्योहार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश कई राज्यों में मनाया जाता है। मेनली ये बिहार से संबंधित है, ये ध्यान दीजिए। उसके बाद ये पड़ता कब है उसके बारे में दिया गया है। और देवता पूछा है तो सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा, यह ध्यान रखिए, लोगों को लगता है सूर्य देवता, लेकिन उनकी पत्नी उषा जिनका नाम है, छठी मैया को समर्पित एक त्योहार। सूर्य देवता को नहीं, सूर्य देवता की पत्नी उषा को समर्पित है। सूर्य की आराधना तो की ही जाती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बहुत डिटेल में समझाऊंगा, आराम से समझिएगा, बहुत आराम से, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो सबसे ऊपरी परत ये देखिए पृथ्वी है, इसकी लेयर को बांटा गया है आपको, जो है सबसे ऊपर जो है क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। ये दोनों कोर है, आउटर कोर, इनर कोर, 3 भागों में बांटा गया है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबसे ऊपर भूपर्पटी क्रस्ट को कहा जाता है, मेंटल यहाँ पर और कोर। अब समझिए होता क्या है कि जो सबसे ऊपर का भाग है उसको क्रस्ट बोलते हैं। सबसे ऊपरी परत जो है भूपर्पटी, एक ठोस परत है। जो मध्यवर्ती मेंटल अत्यधिक गाढ़ी परत है, तथा कोर जो है तरल परत है। इसमें होता क्या है कि नीचे इतना गर्मी है दोस्तों, टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि यह जो है लिक्विड अवस्था में नीचे। अब देखिए यहाँ पर देखिए लिक्विड अवस्था में जो है चीजें पाई जाती हैं, तथा इनर कोर की अगर बात करें तो यहाँ पर चीजें थोड़ी ठोस हो जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर लिक्विड अवस्था में है, और यहीं से लावा वगैरह की क्रिया निकलती है। मेटल भी उसके ऊपर, अगर जो है कोर के नीचे वाली जो है परत को मेंटल कहा जाता है। और इसका नाम इस पूरे एरिया को, जैसे ऊपर वायुमंडल है उसी तरह नीचे भी मंडल है, एस्थनोस्फीयर इसको कहा जाता है, मेंटल और क्रस्ट के बीच वाले एरिया को। ये पूरा भूभाग आपको जो है कोर से लेकर मेंटल तक का चित्र जो है दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपरी एरिया को लिथोस्फीयर कहते हैं, यह याद रखेंगे। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में कितने राज्यों को एक साथ जीता था? समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों के साथ युद्ध किया था, इन्हें जीता था, परंतु अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, क्योंकि उसको पता था कि समुद्रगुप्त का यहाँ मैप लगाया हूं, अब थोड़ा मैप समझ लीजिए, क्योंकि वो जानता था कि अगर इनको अपने में मिलाता है तो वहां के दक्षिण भारत का सिस्टम अलग है। वहां से जीता, धन वगैरह जो भी था सब लिया, लेकिन मिला नहीं, वहां का प्रशासन कर पाना थोड़ा उसके लिए टफ लगा। प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर मिला लिया। क्योंकि अब देखिए ये वाला समुद्रगुप्त का एम्पायर था, ये वाला, ये गुप्ता एम्पायर था, गुप्त वंश का पूरा जो है एरिया लिए हुए। पूरा आप देखते हैं मध्य प्रदेश वाला, दिल्ली वाला, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अवध वगैरह जो भी थे, बंगाल वगैरह का क्षेत्र जो है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, समुद्रगुप्त के क्षेत्र में थे। ये दक्कन प्रायद्वीप जो था वही वाला एरिया जो है उसने जीता था, लेकिन इसको अपने राज्य में मिलाया नहीं था। तो ये देखिए समुद्रगुप्त ने एक जो है सिक्के जो है गुप्त साम्राज्य ने जारी किए थे, उसका सिक्के पे उसका चित्र दिया हुआ है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, याद रखिए। दूध और क्रीम यह किसके उदाहरण है? तो यह दूध और क्रीम दोस्तों यह लिक्विड इमल्सन के उदाहरण है। दूध और क्रीम इमल्सन कोलाइड का उदाहरण है। दूध क्रीम द्रव इमल्सन है, सोल जेल इमल्सन व फोम, मतलब ये एक तरह से कह लीजिए कि लिक्विड है कोई चीज, अगर कोई चीज लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड से फिर जो उसको अलग जो है बनाया गया तो लिक्विड ही बना, यानी लिक्विड से लिक्विड ही बना, तो वह क्रीम वगैरह दूध वगैरह से जो ये सब बन रहा है तो लिक्विड से लिक्विड बन गया, तो इमल्सन कोलाइड। वह कोलाइडी विलियम जिसमें परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं, यानी जो था वो तो द्रव था ही, पहले दूध था वो द्रव था, उससे हमने जो है
क्या बना दिया, क्रीम बना दिया, या फिर कह लीजिए कि दही बनाया, वो अगर वो भी द्रव अवस्था में बनाया तो यह प्रक्रिया इमल्सन कहलाई जाएगी। जो है साधारण भाषा में कहें तो द्रव के परिक्षेपण को पायस या इमल्सन कहते हैं। 2022 में नागालैंड के राज्यपाल कौन थे, तो रविंद्रनाथ रवि थे 2022 में नागालैंड के राज्यपाल। जल का पर्यायवाची शब्द वारी पानी, वही दोबारा रिपीट किया हुआ है दोस्तों। किस संविधान संशोधन वाला प्रश्न, ये भी देखिए रिपीट किया हुआ प्रश्न है। इसका जो है आप डेटा आपके सामने है। प्रश्न कई बार जो प्रश्न रिपीट किए हैं वो भी प्रश्न पड़े हैं। नए प्रश्न बताऊंगा, पुराने वालों को तो मैं स्किप कर दूंगा। अशोक स्तंभ में जो है, अशोक स्तंभ में किससे प्रशस्ति खुदाई करवाई थी, तो अशोक स्तंभ में किसने जो है प्रशस्ति खुदाई करवाई थी, ध्यान दीजिए। अशोक स्तंभ ब्राह्मी व खरोष्टी दो लिपियों का उपयोग किया गया है। 200 ईसा पूर्व में समुद्रगुप्त अशोक स्तंभ को कौशाम्बी से प्रयागराज जो है लाया था। उसके दरबारी कवि जो है हरिशेन थे द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति पर इन्होंने जो है खुदवाया था। इसके बाद 1605 में इस स्तंभ पर मुगल सम्राट जहांगीर ने तख्त पर बैठने की कहानी को इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ में लिखवाया था। अशोक स्तंभ जो है आपके सामने लगा हुआ है जो है वैशाली का, उसके बारे में जान लीजिए। होता क्या है कि अशोक स्तंभ पर किसने, समुद्रगुप्त जो होता है वह कौशाम्बी लाते हैं, इनके हरिशेन जो है इस पर प्रशस्ति लिखवाते हैं। फिर जहांगीर उसको उठा करके यहाँ से इलाहाबाद लाते हैं और अपने तख्त पर बैठने की कहानी बताते हैं। अशोक स्तंभ का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति योग्यता क्या है, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्त होने की पूर्ण अर्हता है दोस्तों, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो। बाकी पागल दिवालिया वाला तो आप जानते हैं पहले भी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, बिहार। सबसे कम साक्षरता दर बिहार है। फिर से वही प्रश्न रिपीट किया दोस्तों जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, यह देखिए थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। 9 जनवरी सन 2015 की सुबह मुंबई के जो अपोलो बंदरगाह पर, ये ध्यान रखिएगा, अपोलो बंदरगाह कई बार पूछा है, पर गांधी जी और कस्तूरबा पहुंचे। वहां मौजूद हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। तो ये देखिए न्यूज भी मैंने लगाया हुआ है दैनिक भास्कर की कि साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे गांधी जी। कब, 9 जनवरी जो है 1915 को। और तथा 1893 में गए थे, ये भी याद रखेंगे कब गए थे, 1893 में, 21 साल बाद लौटे थे। ये बापूजी की जवानी की फोटो है, हमेशा इनको गंजा ही नहीं समझिएगा, देखिए हीरो लग रहे हैं एकदम हमारे साहब। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था, तो नीरज चोपड़ा ने जो उसमें गोल्ड मेडल जीता था, इनका फोटो आपके सामने लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन द्वारा जो है 32वें संस्करण का आयोजन जो है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ था, तो टोक्यो जापान में, जिसमें 205 देशों ने दोस्तों भाग लिया था तथा 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया तथा 33 खेल व 339 आयोजन हुए थे। आपके सामने पूरा डेटा, याद रखिएगा इसको। सरहुल कहाँ का त्योहार है, सरहुल आपने नहीं देखा हो तो आपको दिखा दो, इसे वृक्ष के सामने खड़े होकर पूजा चल रही है। सरहुल जो है यह जो आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है जो झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से मुंडा, भूमिज और हो आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। उनके भव्य उत्सवों में से एक है। पूरी डिटेल जानकारी, सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। अगला है ICAR के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ICAR क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो हैं, इनको याद रखेंगे। 2019 में भरतनाट्यम के किस नृत्य को जो है पद्मश्री मिला था, किस नृत्य को जो है पद्मश्री दिया गया। ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक प्रमुख नृत्य, ये भी कई बार प्रश्न पूछा है। नृत्य पर एक विस्तृत वीडियो लाने वाला दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और हमारी इस घंटों की मेहनत जो दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में दोस्तों कई घंटों कई दिनों तक परिश्रम करना पड़ता है, तब आपके सामने ऐसा क्वालिटी कंटेंट ला पाता हूं, तो प्लीज अपना सपोर्ट दीजिए। इसकी नर्तकी जो है नटराज है, 2019 में पद्मश्री दिया गया था। भरतनाट्यम तमिलनाडु के जो है नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि का प्रश्न पूछा है कि भरतनाट्यम किस पर आधारित है, तो भरत मुनि पर। यह प्रश्न याद रखिएगा। नवंबर 2022 में नरेंद्र मोदी ने कहां पर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर राष्ट्रीय स्मारक जो है किसको जो है घोषित किया था, तो पीएम मोदी जी ने का जो है मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। मानगढ़ धाम है कहां, तो राजस्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया जो है मानगढ़ धाम। 1913 में राजस्थान के मानगढ़ में ब्रिटिश सेना ने गोलाबारी की, इसमें जान गंवाने वाले आदिवासियों की याद में ये देखिए जो है मानगढ़ धाम का एक जो है स्मारक जो है लगा हुआ है, जिसे पीएम मोदी ने जो है
राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। पूरी खबर आपके सामने है। भारत की तरफ से ओलंपिक में प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? तो अब ये कब का था तो नहीं पता, लेकिन मैं एकदम प्रारंभ का एक डेटा रखा हूं जो प्रश्न रहा हो। पूर्णा बनर्जी जो है खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज ले जाने वाले पहले भारतीय पूर्णा बनर्जी थे। 400 मीटर धावक को यह सम्मान 1920 में बेल्जियम के एंट पर्व ओलंपिक में मिला था। आपके सामने कंप्लीट। अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? वो अनुच्छेद 19 से प्रश्न पूछा है। ये अनुच्छेद 19 18 एसएससी का फेवरेट तीनों अनुच्छेद आपको याद करवा दूंगा। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, इसी को प्रेस की स्वतंत्रता कहा जाता है। बोलने की आजादी भी इसी को कहा जाता है। दोस्तों अगर बात करें बोलने की आजादी तो अनुच्छेद 19, व प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 21 का पूछा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है जीवन जीने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत कर दिया गया। यह एसएससी पूछा है कई बार, याद रखिएगा। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 15 की बात करें तो समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 किसी के साथ जन्म, लिंग, धर्म स्थान, जन्म स्थान, जाति, भेदभाव, रंग के साथ जो है नहीं किया जाएगा, यह याद रखेंगे। वर्ष 2022 तक नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्ष 2022 हो चाहे जब हो, प्रधानमंत्री हमेशा इसके अध्यक्ष रहते हैं। जो भी वर्तमान पीएम रहेगा, उस समय मोदी जी थे तो मोदी जी रहेंगे, आज भी वो हैं तो वही रहेंगे। मनमोहन जी के समय में वो योजना आयोग इसका नाम था, नीति आयोग का, आपको बताया हूँ हर बार इसको। इसका पहले नाम दोस्तों फिर से बता दूं, योजना आयोग था। तो जो है इसके अध्यक्ष मनमोहन साहब रहे होंगे। अभी इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। सीईओ परमेश्वर अय्यर। स्थापना 2015 में। योजना आयोग के स्थान पर बनी संस्था है। इसे एक टर्म याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, थिंक टैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ये कई बार पूछा हुआ है। थिंक टैंक ऑफ इंडिया पूरे भारत के लिए सोचने का एक टैंक है जो है ये। अस्थावर का विलोप शब्द क्या है? तो अस्थावर का जंगम इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है। सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो सम्राट अशोक ने 36 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी संतान और कई पत्नियां थी, उनसे संबंधित डेटा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कलिंग विजय के बाद हृदय परिवर्तन हुआ। 13वां शिलालेख लिखवाते हैं, दमनीति की बात करते हैं, जो मैं आगे आपको बता चुका हूं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख वाले प्रश्न में। 49वें सीजेआई कौन थे? तो देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, जिनका शॉर्ट फॉर्म यूयू ललित आप लोग याद किए होंगे। तो यूयू ललित साहब यहाँ पर जो है जिन्हें पूरा नाम जिनका उदय उमेश ललित है। 49वें याद रखेंगे इनको। 2011 जनगणना भी जो है, 2011 जनगणना कितने चरणों में संपन्न हुई थी? तो 2 चरणों में। एक नया डेटा आया है, मैं आपके सामने रखा हूं, ये भी ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में भारत पॉपुलेशन में प्रथम हो गया है, चीन को पीछे छोड़ दिया है। यह कहना वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 का है, इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। मार्स मार्शल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बग्गा पंजाब का मार्स मार्शल नृत्य है। बग्गा को भांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस। बहुत तेज कराऊंगा दोस्तों सारे प्रश्नों को, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस 23 नवंबर 2022 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार ग्रहण करते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन सा युद्ध हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था और उसी समय इन्हीं के जो है 1969 से 74 तक इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इसका उद्देश्य जो है स्थिरता के साथ विकास व आत्मनिर्भरता, ये भी ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भरता को प्राप्ति इसका उद्देश्य था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया और पाकिस्तान को धूल चटाते हुए उसके सैनिकों को जो है सबसे बड़े शायद 71,000 कितने सैनिकों को, 93,000 शायद डेटा था, क्या लिखिए जी एग्जैक्ट डेटा क्या है। इतने सैनिकों को एक साथ जो है भारत ने आत्मसमर्पण कराया, दशा खराब कर दिया और बांग्लादेश को मुक्त करा दिया। जो है शेख हसीना साहब के जो बेटे थे, शेख मुजीबुर रहमान बंधु जिन्हें कहा जाता है, उनको पीएम बनाया गया। बांग्लादेश मुक्ति दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। बांग्लादेश को मुक्त करवाया। उस समय भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना और इंदिरा गांधी पीएम थी, याद रखेंगे डेटा। लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो 552 552 सीटें, वर्तमान में 543 हैं, याद रखेंगे। कृष्ण नायर का संबंध किस नृत्य है? तो कृष्ण नायर का संबंध केरल के कथकली से है। बस नृत्य का निपटारा जल्दी ही करने वाला हूं, एक तगड़ा और जानदार वीडियो ला रहा हूं दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए बस चैनल को, आएगा वीडियो आज या कल में अपलोड हो जाएगा। 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन है? विप्लव कुमार देव।
तो त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन है दोस्तों? विप्लव कुमार देव। और नागालैंड के अगर पूछता है तो यस फोंगानन कोयांग है, इनको ध्यान रखेंगे। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत क्यों हुई थी? तो कृषि, ये भी पूछ रहा है आजकल, बदल दिया एसएससी ने पैटर्न। कृषि के विकास के लिए उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया था, तो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन में, याद रखेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो एसएआई, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे। एसएआई ने 1984 में, इसका जो है मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है। इन्होंने भारतीय जो है खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में होती है। फुटबॉल का व्यास फीफा के अनुसार कितना होता है? तो याद रखिएगा 70 सेंटीमीटर इसकी जो है, 68 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर होता है, और 410 से 450 ग्राम इसका जो है वजन है। तो कहीं 68 कहीं 70, जो भी दोनों डेटा दिया हो एग्जाम में, जो भी ऑप्शन में रहा हो आप उसको लगाइएगा। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी? तो झारखंड की, सही उत्तर है झारखंड की। इनसे संबंधित पूरा डेटा मैंने आपको दिया था। 2015 से 21 तक 9वें राज्यपाल का कार्यभार इन्होंने संभाला था। आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है परीक्षा में। ये था दोस्तों मास्टर वीडियो का पार्ट 2। कब से कब तक का? 30 जनवरी से 2 फरवरी तक जो परीक्षा हुई थी, ये इतना डेटा मैं आपके लिए लेकर आया था। 1400 प्रश्न अभी और बता रहा हूं आपको दोस्तों, 2 फरवरी 2023 तक के प्रश्न है। मास्टर वीडियो पार्ट 2 हमारा आ चुका है, जिसे मैं यहाँ आई बटन में दे रहा हूं। ऊपर यहाँ पर आप आई बटन जो यहाँ पर है, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक पिन कर दे रहा हूं, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के मास्टर वीडियो 10 जनवरी से 29 जनवरी, 29 जनवरी को तो पेपर नहीं हुआ, पेपर 27 तक हुआ था, लेकिन 29 मान लीजिए कि 29 जनवरी 2023 तक जितने प्रश्न मिले थे उनको मैं जो है कमेंट सेक्शन में जो है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया, कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, उसको आप जो है जाकर देख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो वीडियो पड़ा है। मतलब यह 16 शिफ्ट का पेपर था दोस्तों, 16 शिफ्ट का यह हल करवा दिया, और 40 शिफ्ट का पार्ट 1 में हल करवाया हूं। टोटल 56 शिफ्ट हुए हैं कंप्लीट। आपको हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा मिलेगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। एसएससी जीडी के बाद एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, सबके लिए ऐसे विज्ञान के, इतिहास के, भूगोल के, इन्वायरमेंट के सारे जीएस को मैं निचोड़ आपको ला करके देता रहूंगा हमेशा। सारा जो है डेटा आपको मिलेगा। जो है लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, पढ़ते रहिए।